Hello friends, today we are recording our lecture number 2 of paper 6A CA Final Risk Management, जिसमें हम बेसिकली कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1। आज चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा 100% कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आफ्टर डूइंग दिस लेक्चर यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट व्हिच इज मेंशन्ड इन चैप्टर नंबर 1। सर, अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज चैप्टर नंबर 1 इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज चैप्टर नंबर 1 इज लिंक्ड टू हेल लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल बी कमिंग इन अ फ्यूचर चैप्टर। Number 2 instruction before you start this lecture, please watch the lecture number 1 before you watch this lecture, because if you don't watch lecture number 1 you will not be able to link the concepts। तुमको समझेगा लेक्चर जरूर समझेगा, उसमें कोई नो डाउट, बट तुम चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और रिस्क मैनेजमेंट में जो ओपन बुक पेपर रहता है, ओपन बुक जो हमारा पेपर है पेपर 6, उसमें यू नीड टू कनेक्ट द सब्जेक्ट्स, क्योंकि better you connect the better you will able to find the things, okay, and better you can relate it। तो let's start with our subject। तो सबसे पहले एक सेकंड, आई विल मूव दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ सबसे पहले आप मेरे को देख रहे होंगे यहाँ पे दो चीजें, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है इंडेक्स और राइट हैंड साइड पे मेरे को दिख रहा है मेरे को आईसीआई की प्यारी सी बुक दिख रही है, करेक्ट? तो इसको मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ, कैसे गो थ्रू होगा, पहले वो समझते हैं। जो मेरा इंडेक्स है, ठीक है, और जो मेरी बुक है, इसमें से चीजें कैसे रिलेट करना, इसमें से चीजें कैसे ढूंढना, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाया इंडेक्स। सबसे पहले आता है बुक सीरियल नंबर। सर, बुक सीरियल नंबर मतलब क्या? जो बुक में सीरियल नंबर दिया हुआ है, ये इससे मैच होगा, ये इससे दोनों एक दूसरे से मैच होंगे। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया चीज। सर, अब इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन 1 पे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, सर ये 1 पे भी लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ये हमेशा तुम्हारा मैच होगा। ऐसा क्यों बनाया? ताकि तुम लोग चीजों को इजीली ढूंढ पाओ, ठीक है। अब आता है सर, इधर आपने लिखा है 1.1। 1.1 मतलब क्या? 1.1 मतलब जो बुक में 1.1 जो हेडिंग दिया हुआ है वो क्या बोलता है? आईसीआई गाइडेंस ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। आईसीआई गाइडेंस ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट 1.1 में दिया गया हो, मैंने भी वो लिखा है आईसीआई गाइडेंस ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। आरबीआई है, मतलब रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, आरबीआई बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। सर, अब आपने इधर लिखा हुआ है पेज नंबर। ये पेज नंबर क्या हमारे मॉड्यूल का पेज नंबर है? हाँ भाई हाँ, ये पेज नंबर तुम्हारे मॉड्यूल का पेज नंबर है। सर, रिस्क मैनेजमेंट में हम मॉड्यूल ही करें क्या? हाँ भाई हाँ, रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल ही करना है, मॉड्यूल के अलावा कहीं और तुमने मुंडी इधर उधर घुमा के नहीं देखना है, ठीक है। भले ही तुम केस स्टडीज बाहर से करो, ना क्वेश्चंस बाहर के करो, नो डाउट, बट बुक जो पढ़ना है वो मॉड्यूल ही पढ़ना है, तभी तुमको टारगेट 80+ अचीव होगा, ठीक है सर। अब ये अदर क्रॉस रेफरेंस मतलब क्या? अदर क्रॉस रेफरेंस पेज नंबर मतलब क्या कि इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या कहीं और जगह पे इस बुक में कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्या, ठीक है। क्या इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग इस बुक में कहीं और, जैसे अब इधर 8.3 पे आप देखोगे तो 8.3 में कोसों के बारे में दिया हुआ है, करेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग है ना कोई चीज दी हुई है क्या, तो तुमको वो वहां पे मिल जाएगी। फिर आपने इधर लिखा होगा सर नोटबुक पेज नंबर, अगर किसी ने कुछ नोटबुक बनाई होगी, कुछ बुक बनाई होगी, है ना, कुछ रेफरेंस के लिए कुछ मैं बता रहा हूँ लिख रहे होंगे, तो वो नोटबुक पेज नंबर यहाँ पे डाल दो, ठीक है सर। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें रेड में मार्क की है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट बिफोर यू लिसन एनीथिंग, एग्जाम में जाओगे तो मेरा जो इंडेक्स लेके जा रहे हो, अगर मेरा इंडेक्स लेके जा रहे हो भाई लोग, तो भैया जी कलर प्रिंट आउट लेके जाओ। फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू आर गोइंग इन एग्जाम, प्लीज टेक द कलर प्रिंट आउट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पेपर, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट का इंडेक्स का कलर प्रिंट आउट लेके जाओ। सर क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जो जो टर्म्स ढूंढने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब जैसे तुमको बोल दिया व्हाट इज इन डेफिनेशन ऑफ रिस्क एज पर ऑक्सफोर्ड, क्या बोला है क्वेश्चन आया, व्हाट इज इन डेफिनेशन ऑफ रिस्क एज पर ऑक्सफोर्ड। अब एग्जाम में तुमको ऑक्सफोर्ड वर्ड, अरे भैया ऑक्सफोर्ड वर्ड कहाँ लिखा हुआ था, कौन से चैप्टर में लिखा हुआ था? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड द वर्ड ऑक्सफोर्ड। नाउ व्हाट आई हैव डिड इज कि भैया जो ऐसे शब्द हैं जो किसी के नाम है, पॉल हॉकिंस नाम है भैया, आई एम अनेबल टू फाइंड वेयर इज पॉल हॉकिंस। व्हाट आई डू इज, मैंने देखो पॉल हॉकिंस ये नाम है भाई, गया पॉल हॉकिंस देखा, फट से मिल गया, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज कि जो नाम है, जो ऐसे टर्म्स है ढूंढने में दिक्कत होगी, उसको रेड में मार्क कर दिया, है। जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। बट एकदम इंपॉर्टेंट जो ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, जो ढूंढने में दिक्कत होगी, उसको मैं रेड में मार्क किया। सर, ये इंडेक्स आपने कितनी बार पढ़ने के बाद, मैंने कम से कम 6 से 7 पढ़ने के बाद ये इंडेक्स बना पाया हूँ, क्योंकि मैंने हर एक चीज का
कोरिलेशन किया हूँ, हर एक चीज को साथ में रखा हूँ। अब सर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये पेज नंबर +3.2 क्या है? +3.2 मतलब क्या कि अगर मैं जाऊंगा 3.2 पेज नंबर पे, अगर मैं 3.2 पेज नंबर पे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट IRM के बारे में, मेरे को और कुछ नॉलेज मिलेगा। सर ये कैसे हेल्प होगा? अब जैसे तुमने एग्जाम में क्वेश्चन आया समथिंग रिगार्डिंग द IRM, या बोला गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्क एज पर IRM, यू गो टू पेज नंबर 1.5, यू गो टू पेज नंबर 1.5। चलो अपन जाके दिखाते हैं, ढूंढना कैसे वो मैं तेको बता रहा हूँ। देखो सर IRM पेज नंबर कौन सा सर? 1.5। क्या इंडेक्स बनाया सर? इधर गया IRM पेज नंबर 1.5, देखा सर IRM, ठीक है सर ये सेकंड नंबर पे था। हाँ भाई सेकंड नंबर में था। सबसे पहले क्या था? ISO पूरा सीक्वेंस में बनाया, एक एक चीज, एक एक माइन्यूट माइन्यूट चीजों को ध्यान में रखा है। आरएम पे गया, अब यहाँ पे सर रिस्क का डेफिनेशन नहीं मिल रहा है, तो व्हाट आई डू इज आई गो टू पेज नंबर 3.5 3.2 सॉरी, आई गो टू पेज नंबर 3.2, आई सर्च फॉर द सेम थिंग आरएम, मेरा काम खत्म हो गया। सर पेपर में मेरे को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट इन फाइंडिंग द थिंग्स आउट। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है बहुत तोड़ बनाया गया, बहुत बहुत मेहनत की है इस इंडेक्स के पीछे, है ना। हर एक चीज ढूंढ ढूंढ के बनाया गया है, हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना। कितना सारा कोरिलेशन किया हुआ, यहाँ नहीं मिल रहा है 1.11 पे नहीं मिल रहा है, 9.1 पे ढूंढ ले, 9.1 पे नहीं मिल रहा है 1.2 पे ढूंढ ले। तो जो 9.1 है उसमें मैंने 1.20 का कोरिलेशन दिया है, जो 1.20 है वहां पे 9.11 का कोरिलेशन दिया है, इंटर कोरिलेशन। ठीक है, अब इस लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन ध्यान से चेक करो, डिस्क्रिप्शन ध्यान से चेक करो, उसमें तुमको क्या मिलेगा। अभी मैंने क्या किया, देखो सर मैंने ये चैप्टर नंबर 1 को जो रीड किया है, मैंने जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लग रहे हैं, जो जो चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है मैंने हाईलाइट कर दिया है, बहुत बढ़िया। जो जो चीजों का छोटा छोटा समरी होना चाहिए, छोटा छोटा डेफिनेशन होना चाहिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में लिख दिया। जो जो शब्द के मतलब नहीं पता है उसके बारे में लिख दिया मैंने, है ना। फिर तुमने देखोगे कुछ कुछ जैसे डिफिकल्ट वर्ड है ना, जैसे कोरिलेशन है ना। अब जैसे मैंने नीचे जाता हूँ, हाँ अब जैसे सर मेरे को इकोनॉमिक रिस्क के बारे में समझ में नहीं आ रहा था सर, इसने जो डेफिनेशन दिया था यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क के बारे में, उससे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, ये जो डेफिनेशन दिया सर मजा नहीं आया सर, है ना। तो मैंने एक डेफिनेशन लिख दिया, है ना। फिर मैंने क्या किया है कि जहां जहां वो चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं वो उसको कोरिलेट कर दिया है ना। अब इसका विजिलेंट का मीनिंग नहीं पता था, तो इसको मैंने यहाँ पे इज्जत से लिख दिया कि भैया इस शब्द का ये मतलब होता है यहाँ पे, है ना। तो जो बुक में तुम देखोगे ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इग्नोर मत करो। इवन अ स्मॉल एरो, है ना, इवन अ स्मॉल एरो विच इज मेंशन्ड इन दिस बुक, ये जो एरो है इसका भी मतलब है मेरी बुक में। पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, पूरा लेक्चर देखो इज्जत से देखो, है ना। तो उसकी चीज उसके बाद है ना, ये एरो का हर एक चीज का मतलब है। फिर मैंने कुछ ऐसे जनरल गाइडेंस लिखी हुई है वहीं पे, भैया दूसरा बुक बनाने का जरूरत ही नहीं है, इसमें मैंने सब लिख दिया। इज्जत से इसका प्रिंट आउट लो, इज्जत से इसमें ही लिखो, इज्जत से इसमें ही लिखो। आई एम टेलिंग यू डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट डू दिस मिस्टेक। कोई मार्केट में बुक अवेलेबल है, कोई दूसरा बुक है, नहीं मत करो यार, ले जाना है ले जाओ, कोई बात नहीं है। एग्जाम में तुम कुछ भी लेके जा सकते हो, लेके जाना ऑडिट के लेके जाओ, लेके जाना है तुमको कॉस्टिंग का बुक लेके जाओ, कोई नहीं रोकेगा, 1000 बुक लेके जाओ, बट लार्जर अमाउंट ऑफ बुक्स यू टेक इट विल क्रिएट नथिंग बट व्हाट कंफ्यूजन। सर ढूंढू कहाँ से, चीज कहाँ से ढूंढू, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, 4 से 5 बुक लेके जाना है, बट ऐसी बुक लेके जाना है कि भैया आई एम 100% श्योर कि अगर इसमें से क्वेश्चन आया साहब, अगर इसमें से क्वेश्चन आया साहब, तो आई एम गोइंग टू नेल आउट दिस पेपर एंड आई एम गोइंग टू स्कोर 80+। आई डोंट नो एनी हाउ, बिकॉज आई एम 100% श्योर ऑन माई इंडेक्स, आई एम 100% श्योर ऑन माई बुक, एंड आई नो ईच एंड एवरी लाइन, आई नो ईच एंड एवरी लाइन ऑफ माई बुक। ठीक है, तो हर एक चीज को अच्छे से बनाया गया है ना। वोलेटिलिटी क्या होता है सर, शॉर्ट में मैंने मतलब लिख दिया है ना, हर एक चीज को, है ना, काफी चीजों को मैंने रिलेट किया है ना। तुम देखोगे तो जब अपन पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा। ये एग्जांपल इतना बड़ा एग्जांपल था, इसको छोटे में कंसोलिडेट, छोटे में इसको समराइज कर दिया है। ठीक है, तो विल नॉट वेस्ट एनी शॉर्ट ऑफ टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो चीजों का मतलब बताना चाहता हूँ, है ना। ऐसी दो चीजें हैं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और तुमको मजा आना चाहिए। देखो सर, एक सेकंड, हाँ सर, सबसे पहले मैंने इमेज अपनी हटा दिया 2 मिनट के लिए। तो पहले समझो रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस फ्रेमवर्क। रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस फ्रेमवर्क क्या बोलता है? रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस फ्रेमवर्क हमें बोलता है कि तुम पूरा एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा है ये, दिस इज गिविंग यू एन ओवरऑल पिक्चर। सबसे पहला वो बोलता है कि तुम डेटा को कलेक्ट करो साहब, तुम डेटा को कलेक्ट करो। डेटा को कलेक्ट करने के बाद तुम रिस्क को इवेल्युएट करो, फिर रिस्क को रैंक दो, फिर तुम रिस्क क्या करो, सॉरी, तुम इन्वेस्टिगेशन प्लान क्रिएट करो, और फिर उसके बाद फिर एक मिटिगेशन मेजर करो, और फिर से उसको रीअसेस करो, फिर से उसको रिस्क इवेल्युएट करो और रैंक करो। मतलब दिस इज अ सर्कल।
दिस इज अ सर्कल। अब सर ये आप क्यों बता रहे हो भाई? रिस्क जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, जो ये मैं रिस्क के फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, रिस्क मेंटेनेंस फ्रेमवर्क के बारे में जो बात कर रहा हूँ, रिस्क इवैल्यूएशन के बारे में मैंने तुमको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम आउटकम, दैट आउटकम आई एम सपोज्ड टू रैंक इट, that outcome I am supposed to rank it and create what inspection plan. Okay, and based on that I'll prepare what mitigations, है ना, mitigation measures. उस measures के basis पे मैं decide करूंगा कि, क्योंकि ये जो है ना एक सर्कल है, ये चलता ही रहना चाहिए किसी भी कंपनी में, ये चलता ही रहना चाहिए। अगर ये कंपनी में लैग हो रहा है, ये प्रोसेस मिस आउट है, तो रिस्क तो होना ही, मतलब रिस्क तो है ही भाई, रिस्क तो है ही है अगर ये प्रोसेस मिस आउट हो रही है। Second image if I go and tell you, second image is risk is equals to threat into vulnerabilities. सर बहुत बढ़िया चीज है, मजा आएगा। सर रिस्क इक्वल्स टू व्हाट? थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटीज। अब देखो थ्रेट मतलब क्या होता है और वल्नरेबिलिटीज मतलब क्या होती है। सर थ्रेट मतलब नाम सुन के ही क्या लगता है? थ्रेट मतलब होता है सब खतरा। थ्रेट मतलब सुन के क्या लगता है तुम्हें? थ्रेट मतलब सुन के लगता है सब खतरा। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या? वो चीज जब कब खराब हो जाएगी, वो चीज कब खराब हो जाएगी। सर मेरे को डर है कि आदमी चोरी करेगा, मेरे को डर है, मेरे को डर है गवर्नमेंट से, मेरे को डर है गुस्सा हुआ कोई आदमी, मान लो अभी मैंने किसी एम्प्लॉय को झापड़ मार दिया, मैं ऐसा करूंगा नहीं, बट एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने किसी एम्प्लॉय को झापड़ मार दिया, वो गुस्सा हो गया सर, एंग्री हो गया। सर वो गुस्सा होना मेरे लिए डर डर पैदा करेगा, वो मेरे लिए थ्रेट है, बट वो मेरे लिए वल्नरेबल कब होगा पता है? व्हेन ही स्टार्ट डूइंग सम नॉनसेंस थिंग लाइक, मेरे मान लो कुछ सॉफ्टवेयर में बग्स आ जाएंगे, या डेटा चोरी करना चालू कर देगा, है ना, कुछ ऐसा ह्यूमन एरर होगा, तो ये मेरे लिए डर पैदा करता है। तो एक और बहुत बढ़िया सा सेंटेंस बोल रहा हूँ, एवरी थ्रेट डज नॉट लीड टू एन वल्नरेबिलिटी, बट एवरी वल्नरेबिलिटी इज अराइज ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट, एवरी वल्नरेबिलिटी इज अराइज ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो दिस इज अ विच इज ब्रॉड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क इक्वल्स टू थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटीज। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और तुम देखोगे कि भैया दिस इज अ थिंग व्हिच इज कोरिलेटेड। नाउ नंबर 2, आई एम मूविंग टू, है ना, अब मैं आ जाता हूँ हमारे चैप्टर पे। और कैसे हम देखो, अब मैंने हमेशा तुमको देखो, अब लेफ्ट साइड पे इंडेक्स रखूंगा और राइट साइड पे जो अपना ये रहेगा, बुक रहेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 से। सर पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। सर आप ऐसे पीछे से क्यों चालू कर रहे हो? सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करो भाई। क्यों पीछे से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ? बिकॉज थिंग्स आर कोरिलेटेड। ठीक है, तो डोंट डज नॉट केयर अबाउट दिस, आई विल कवर एवरी फर्स्ट, पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। सर मैंने रिस्क को क्या बोला था? मैंने बोला था रिस्क इज नथिंग बट व्हाट, रिस्क इज नथिंग बट व्हाट, प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, risk arise from what? Risk arise from a decision. The time you take the decision, risk तुम्हारा चालू होगा। decision can be either your own or decision can be of any other third person। सर दूसरे का भी डिसीजन हो सकता है, मेरा भी डिसीजन हो सकता है, करेक्ट? ठीक है, अब सर मैं देखो, अब यहाँ पे हम अभी अपन जो पढ़ेंगे ये ध्यान से समझो। अभी अपन जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे भैया जी इस कंपनी को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। जो मैं केस स्टडी डालता हूँ चैनल पे, है ना, जो मैं केस स्टडी डालता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आइडेंटिफाई करो सर टाइप ऑफ रिस्क क्या है। ये जो पार्ट देखने के बाद यू विल गेट मोर क्लियरिटी अबाउट कि व्हाट आर द रिस्क व्हिच इज फेस्ड बाय एन इंडस्ट्री। करेक्ट, व्हाट आर द रिस्क व्हिच इज फेस्ड बाय एन इंडस्ट्री। तो सॉरी, तो रिस्क कैन बी आइदर एन अपॉर्चुनिटी और अ थ्रेट। ठीक है, हर एक रिस्क का हर एक रिस्क का एक अलग क्वालिटी होता है, हर एक रिस्क की एक अलग पहचान होती है। ठीक है, उसी बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन किया है रिस्क का, उसी बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन किया है। ठीक है, कैटेगराइजेशन ये जो हुआ है किसके हिसाब से हुआ है? पॉल हॉकिंस के हिसाब से हुआ है। कैटेगराइजेशन जो हुआ है पॉल हॉकिंस के हिसाब से हुआ है। ठीक है, अब मैंने देखो यहाँ पे पॉल हॉकिंस बोला है, पॉल हॉकिंस 1.5 पे भी लिखा हुआ है, 1.5 पे तुम जाओगे तो पॉल हॉकिंस के बारे में मिल जाएगा। सब पॉल हॉकिंस ने रिस्क को 3 प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से बांटा है? 3। सबसे पहला बोलता है वो हैपेसार्ड रिस्क, जिसे हम कहते हैं प्योर रिस्क। दूसरा कहता है कंट्रोल रिस्क, जिसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और तीसरा बोलता है अपॉर्चुनिटी रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क।
अपॉर्चुनिटी रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। सर मेरे को थोड़ा सा उल्टा जाता हूँ, तो एग्जांपल देने का मन हो रहा है सर अभी, है ना। थोड़े दिन पहले एक न्यूज आया है, रिलायंस एंड फेसबुक। तो फेसबुक इज गोइंग टू इन्वेस्ट, फेसबुक इज गोइंग टू इन्वेस्ट व्हाट 9.99% इन रिलायंस। उसने 9.99% रिलायंस, फेसबुक ने रिलायंस में एक्वायर किया। तो जो फेसबुक को एक अपॉर्चुनिटी दिखी साहब, एक मौका दिखा। क्या मौका सर? कि इंडियन मार्केट, शॉपकीपर्स जो है, उन रिटेलर्स जो है, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे, उनको यूनाइट करेंगे, है ना। यूनाइट करके क्या करेंगे? यूनाइट करके धंधा करेंगे साहब। एक अपॉर्चुनिटी है ना, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, करेक्ट। सर ये अपॉर्चुनिटी कैन आइदर बी अ रिस्क फॉर मी। सर ये काम करेगा या नहीं करेगा, करेक्ट। ये जो डिसीजन लिया है तुमने, रिलायंस और जियो ने, रिलायंस और फेसबुक ने मिलके, ये तुम्हारे फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है, करेक्ट। तो either can be, this opportunity can lead to a risk, correct. So this is an opportunity risk for what? Facebook, correct. सेम फॉर द रिलायंस के, उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, बट उसने अपॉर्चुनिटी गेन नहीं कर पाया। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी रिस्क, करेक्ट। अब हम जाते हैं सर, एक एक शब्द का मतलब बताता हूं मैं। हैजार्ड रिस्क, प्योर रिस्क। सर हैजार्ड रिस्क में क्या होता है? या तो तुम्हें नुकसान होगा या तो नुकसान नहीं होगा, बट फायदा नहीं होगा साहब। सर ऐसा कैसा रिस्क हो सकता है? भाई सिंपल सा एग्जांपल है, आग लग गई। सर आग लग गई, मेरी पड़ोसी के बाजू में आग लग गई, मेरी पड़ोसी के बाजू की दुकान में आग लग गई। मेरे को आग लगने से या तो नुकसान नहीं होगा या तो नुकसान होगा, करेक्ट। तो इसे कहते हैं हैजार्ड रिस्क। सर कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? अभी मैं सिर्फ ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ, अगले टॉपिक पे जाएंगे। सर कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? सर एक रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, है ना, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझे कुछ रिस्क आ गया, करेक्ट। और अपॉर्चुनिटी रिस्क मैंने रिलायंस का एग्जांपल देकर समझा दिया। सर अब सबसे पहले आते हैं प्योर रिस्क। मैंने बताया प्योर रिस्क इज ऑकर ऑन अकाउंट ऑफ लॉस, है ना, सॉरी, लॉस ऑकर और नो लॉस ऑकर। लॉस होगा बट गेन नहीं होगा, ठीक है। सर एग्जांपल आपने दिया था थेफ्ट और एक्सीडेंट का, करेक्ट। आगे क्या बोलता है? सर ये जो है, ये जो है, ये जो है, कुछ रिस्क इसमें से इंश्योर कर सकता हूं मैं, इंश्योरेबल रिस्क है। कुछ रिस्क इसमें से इंश्योरेबल रिस्क है। सर कैसे? जैसे एग्जांपल देता हूं सर, पर्सनल रिस्क। सर पर्सनल रिस्क मतलब क्या बोलता है कि मान लो कोई फैक्ट्री में आदमी काम कर रहा था, उसका सडन एक्सीडेंट हो गया, करेक्ट, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या डेथ हो गया, तो डेथ के लिए टर्म इंश्योरेंस है, करेक्ट। ये इंश्योरेबल रिस्क है। सर पर्सन को है, स्पेसिफिक आदमी को है वो रिस्क, पर्सनल रिस्क। प्रॉपर्टी रिस्क मतलब क्या? किसी भी प्रॉपर्टी को रिस्क है, किसी भी प्रॉपर्टी को रिस्क है। देखो मैंने इसमें इंडेक्स को भी साथ साथ में करते जाता हूँ, मैं टिक करते जाऊंगा साथ साथ में, ठीक है। तो एफएसएड रिस्क में पर्सनल रिस्क बोलते हैं। सर प्रॉपर्टी रिस्क मतलब क्या? सर किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी चीजों को चोरी होना, सर किसी भी प्रॉपर्टी को डर है, करेक्ट, प्रॉपर्टी रिस्क। लाइबिलिटी रिस्क मतलब क्या? लाइबिलिटी रिस्क मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी को कुछ लाइबिलिटी आ गई, कंपनी को कुछ लाइबिलिटी आ गई, है ना। सर लाइबिलिटी किसके अगेंस्ट? सर ये मान लो कुछ डैमेज हो गया किसी कस्टमर को, ये डैमेज हो गया किसी सप्लायर को, या मान लो एम्प्लॉय कुछ काम कर रहा था, उसको कुछ इंजरी हो गई, उसको कुछ चोट लग गई, उसे काम करते वक्त उसके सिर पे कुछ गिर गया, लाइबिलिटी आएगी साहब कंपनी में, लाइबिलिटी आएगी साहब। सर इन सब के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। इन सब के अगेंस्ट हम क्या ले सकते हैं? इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया ऑल दिस आर इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। अब आगे आता है नेक्स्ट जो रिस्क है, वो है फंडामेंटल रिस्क। सर नेक्स्ट जो रिस्क है, ये फंडामेंटल रिस्क है। सर अब ये फंडामेंटल रिस्क क्या ये प्योर रिस्क का पार्ट है? द आंसर इज यस। फंडामेंटल रिस्क आल्सो अ पार्ट ऑफ प्योर रिस्क, बट उन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसा अलग दिखा दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है। सर अब ये फंडामेंटल रिस्क का क्या होता है? फंडामेंटल रिस्क मतलब क्या होता है कि बियॉन्ड कंट्रोल कैन नॉट बी इंश्योर्ड। सर ये ऐसे रिस्क है जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, सर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जांपल दो सर। सर अर्थक्वेक, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक हो गया, कोविड आ गया, अरे भैया कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो। कोरोना आ गया भाई, नहीं कंट्रोल कर सकता था, क्या करूंगा मैं, बताओ। दिस इज अनकंट्रोलेबल रिस्क, दिस इज अ फंडामेंटल रिस्क। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द रिस्क व्हिच इज फेस्ड बाय द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19? दिस इज द एग्जांपल, फंडामेंटल रिस्क, है ना। इट इज इम्पर्सनल इन नेचर, है ना। अब लेफ्ट टू गवर्नमेंट टू डील विद, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के छुटा हुआ है, बोलते हैं भाई गवर्नमेंट की बात मानो, दिस इज लेफ्ट टू द गवर्नमेंट। बेस्ट एग्जांपल कोविड। आगे क्या बोलता है?
occurrence are irregular and the impact is minimal, and impact is minimal to them। आप देखो सर इसमें क्या बोलता है सर, ऐसे फंडामेंटल रिस्क, ऐसे फंडामेंटल रिस्क, ऐसे फंडामेंटल रिस्क जहां पे इम्पैक्ट कम है और उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, जहां पे इम्पैक्ट कम है और प्रोबेबिलिटी कम है। याद आ रहा है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में रिलेट किया था, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट, लो प्रोबेबिलिटी लो इम्पैक्ट रिस्क मैट्रिक्स, याद है? हाँ, तो मैंने क्या बोला था, ऐसे रिस्क को जनरली इंश्योरेंस कंपनी प्रेफर करती है और उसे इंश्योर करती है। करेक्ट, करेक्ट ना? आगे बोलते हैं, फंडामेंटल रिस्क हो गया। फिर मैं बोलता हूं, अगला आता है मेरा पर्टिकुलर रिस्क। पर्टिकुलर, सब नाम से समझ में आ रहा है भाई। सर पर्टिकुलर मतलब किसी भी बंदे को, किसी भी पर्टिकुलर चीज को है सर ये रिस्क। एग्जांपल, सर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, मेरे को ही रिस्क है। मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, मेरे को ही रिस्क है, पर्टिकुलर आदमी को रिस्क है, इसलिए कहेंगे पर्टिकुलर रिस्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर डायनामिक्स, सर डायनामिक रिस्क मतलब क्या? डायनामिक सर वर्ड पे जाओ, वर्ड डायनामिक, बड़ा है ना। डायनामिक का मतलब क्या होता है? बिग, है ना, लार्ज, है ना। तो देखो क्या बोलता है, चेंजेस इन द इकोनॉमी लाइक फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस, कस्टमर, है ना, प्रेफरेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी। सर इन सब चीजों की वजह से जो भी रिस्क आएगा, जो भी रिस्क आएगा उसे हम कहेंगे क्या? डायनामिक रिस्क। ठीक है सर, ये इकोनॉमी से रिलेटेड मैक्रो लेवल पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं वहां पे हम कहते हैं डायनामिक रिस्क। सर कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? सर कंट्रोल रिस्क को ही हम कहते हैं अनसर्टेनिटी रिस्क। कंट्रोल रिस्क को ही हम कहते हैं क्या? अनसर्टेनिटी रिस्क। सर यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ऊपर देखो अनसर्टेनिटी रिस्क, है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ था, और मैंने इंडेक्स में भी देख सकते हो कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी रिस्क लिखा हुआ है ना, यू कैन सी दिस। ठीक है, अब कंट्रोल रिस्क मतलब क्या? सर कंट्रोल फेलियर, कंट्रोल काम नहीं कर पाया सर, मैंने कंट्रोल। अब देखो सर, मास्टर जी क्लास में, जब मैंने एग्जांपल दिया था क्लास नंबर लेक्चर नंबर 1 में, मैं बोला था मास्टर जी क्लास में है फिर भी बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, कंट्रोल फेलियर। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क है, कंट्रोल प्रेजेंट था फिर भी हो रही है चोरी, है ना। कैमरे लगे हुए थे फैक्ट्री में फिर भी आदमी चोरी करके गया, कंट्रोल रिस्क, है ना। अब क्या बोलता है, इवेंट विल ऑकर consequently with this event difficult to process and control। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है अपॉर्चुनिटी रिस्क। सर अपॉर्चुनिटी रिस्क में एक छोटा सा, अब देखो एक चीज बता देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट में कुछ चीजें सिर्फ ज्ञानबाजी की है। सर ज्ञानबाजी की मतलब क्या? अब बस है भाई, दे दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों, मतलब रिलेट ही नहीं कर सकते हो। अब बोला गया अपॉर्चुनिटी रिस्क, देयर आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी रिस्क। भाई एस्पेक्ट्स तो बता दो, बच्चा थोड़ी जाके ढूंढेगा। करेक्ट ना? कुछ कुछ चीजें है ना जो रिलेट नहीं कर सकते, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू हो गया, व्हाट आर द हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद अपॉर्चुनिटी रिस्क। ऑप्शन में देगा 1 2 3 4, अब बच्चा ढूंढते रहेगा। ठीक है, अपने पास है भैया, ढूंढेगा, अपन कहाँ जाएंगे, है ना। अपन देखेंगे 3.2 हेडिंग में दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी रिस्क दिया हुआ है, 2 एस्पेक्ट्स मैंने लिखा हुआ है, खत्म, है ना। इंडेक्स लेवल पे बनाया हुआ है, 2 एस्पेक्ट्स यहीं पे तुमको इंडेक्स में मिल जाएगा, बुक के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी रिस्क मतलब क्या, मैंने बोला था कि इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ न्यू लोकेशन, एक्वायरिंग अ न्यू प्रॉपर्टी, है ना, एक्सपांडिंग अ बिजनेस, है ना, डाइवर्सिफाइंग इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, उस वजह से जो रिस्क आ रहा है उसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी रिस्क। सर अब आता है स्पेक्युलेटिव रिस्क। सर नाम से सुना ही आ रहा है स्पेक्युलेटिव रिस्क। सर स्पेक्युलेटिव रिस्क सर एक बढ़िया सा एग्जांपल देते हैं, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? सर शेयर मार्केट में लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोग पैसा कमा पाए, पैसा। Everyone wants money in share market। if I am investing, I want money, I want money। ठीक है, तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है इज डन डेलिबरेटली विद द होप ऑफ गेन। सर मेरे को फायदा चाहिए, मेरे को गेन चाहिए, इसलिए मैं स्पेकुलेटिव रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, और स्पेकुलेटिव रिस्क में शेयर मार्केट में 3 चीजें होगी, या तो मुझे फायदा होगा, या तो मुझे फायदा नहीं होगा, या तो मुझे नुकसान होगा। 3 चीजें होगी, फायदा होगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अब ये जो है मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि मुझे फायदा हो, है ना। हर एक आदमी चाहता है कि उसे फायदा हो, बस यही बोला गया है। सर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक एक लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन कर लिया, इज्जत से बुक डाउनलोड करो, प्रिंट आउट लो, पढ़ो, है ना। स्पून फीडिंग नहीं होगी। ठीक है, इतना पढ़ा दूंगा कि भैया सेल्फ स्टडी कर सकते हो, है ना, इतना पढ़ा दूंगा कि भैया तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो और 80+ ला सकते हो, बस अपना वही टारगेट है। आगे क्या बोलता है देखो, रिस्क विच ऑकर इवन विथ नो चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क विच ऑकर इवन विथ नो चेंज इन इकोनॉमी इज कॉल्ड स्टैटिक रिस्क। सर इकोनॉमी वैसी ही थी, इकोनॉमी में कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कोविड नहीं हुआ, जीएसटी लॉ नहीं आया, तो भी साला रिस्क राइज हो गया, तो भी साला रिस्क राइज हो गया, उसे कहते हैं स्टैटिक रिस्क। ठीक है, अब स्टैटिक रिस्क इज मोर इंश्योरेबल देन डायनेमिक रिस्क। सर क्यों?
डायनेमिक रिस्क में रिस्क ज्यादा होता है ना। डायनेमिक्स मतलब क्या, मैंने बढ़ता है तो बड़ा ऑन द मैक्रो फैक्टर में चेंज आ रहा है, स्टैटिक रिस्क में चेंज नहीं आ रहा है ना। तो अगर इफ एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, इफ एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अपन पढ़ेंगे एसएफएम में भी तुम पढ़ोगे, इफ एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट तो क्या होता है, इफ एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट इट इज इजियर फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो टू गिव द इंश्योरेंस। दैट्स इट, वही बोला गया है। सर एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दिया गया है, उसको मैंने समराइज कर दिया है 3 पार्ट में। सर एक कंपनी है, एग्जांपल बना रहा हूँ, एक कंपनी है, इससे रिलेट हो जाएगा है ना। एक कंपनी है जिसको एक मशीनरी खरीदनी थी, ठीक है। उसने सोचा कि भैया जी अगर मैं मशीनरी में ला लूंगा, उसने सोचा कि अगर मैं मशीनरी ला लूंगा तो मेरा कॉस्टिंग 10 लाख रुपए से कम हो जाएगा। मतलब क्या, मेरे को जो कॉस्ट आता है ना, मेरे को जो कॉस्ट आता है वो 10 लाख रुपए से कम हो जाएगा, करेक्ट। अब ये उसने क्या देखा, अपॉर्चुनिटी देखा। अब ये 10 लाख रुपए से कॉस्ट कम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी रिस्क उस कंपनी के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी रिस्क। सर उस मशीनरी पे उस मशीनरी पे हमें कुछ टेक्नीशियंस का हमेशा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कंपनी ने मशीनरी ला लिया, इंस्टॉल कर लिया, हमेशा कुछ ना कुछ टेक्नीशियंस का हमें जरूरत पड़ेगा। टेक्नीशियंस रहेंगे उस मशीनरी पे जो कंटिन्यूअसली देखभाल कर पाएंगे। अब होता क्या है कि टेक्नीशियंस उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। टेक्नीशियंस उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं कर पाते या उसे रन नहीं कर पाते मशीनरी को, तो प्रॉब्लम कौन सा आ जाता है, हजार्ड रिस्क। ये इसे मैं कहता हूँ, सॉरी, हजार्ड रिस्क, और उसे मैं कहता हूँ ऑपरेशनल रिस्क, है ना। कौन सा रिस्क बोलता हूँ, हजार्ड रिस्क, इसे मैं कहता हूँ ऑपरेशनल रिस्क। सर अब मशीनरी भी चल रही है, ये भी चल रहा है बरोबर से, मैंने मशीनरी भी ला लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, बट ऑर्गेनाइजेशन है ना इंस्टॉल और अपग्रेड्स द मशीन, है ना। अब ऑर्गेनाइजेशन पे उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना, वहां पे कंट्रोल फेलियर हो रहा है, तो उसे मैं कहूंगा क्या, कंट्रोल रिस्क। उसे मैं क्या कहूंगा, कंट्रोल रिस्क। सर आगे जाते हैं टाइप ऑफ रिस्क पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ रिस्क समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से टपकता ही है ना। तो सबसे पहले समझते हैं टाइप ऑफ रिस्क। सर मैं अभी इसको रिलेट करता हूँ एक एग्जांपल से, बहुत देर से एग्जांपल भी नहीं दिया। तो आई एम वर्किंग विद द स्टार्टअप इंडस्ट्री, तो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल रिगार्डिंग द स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में क्या होता है, जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे स्टार्टअप है, जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे स्टार्टअप है, ठीक है। तो स्टार्टअप में क्या होता है कि few people are hired only for the purpose to analyze the idea, number one, to see the opportunities, number two, और ऐसे कुछ ऐसे फोकस ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो ब्रेनस्टॉर्म कर सके, वो अपॉर्चुनिटीज देख सके, वो कंपनी के लिए आइडियल डील ला सके, या इन शॉर्ट बोलू जाए तो वो कैच द बॉल और आइडिया फिनल क्रिएट करता है, ठीक है। कैच द बॉल और आइडिया फिनल क्रिएट करता है, बस वही बोला गया है ना। अब कोई इवेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो बोल रहा था बस, है ना, वो आगे बोल रहा था। सर अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है जनरल आंसर। सर जनरल आंसर मतलब क्या है, कहीं कहीं कोई कोई केस स्टडीज ऐसी आएगी जहां पे तुमको समझ में नहीं आ रहा भैया स्टार्ट कहां से करो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, भलता ही क्वेश्चन पूछ लिया, रिस्क से रिगार्डिंग पूछ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, पूरी बुक छान मान लिया, पूरा इंडेक्स छान लिया, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखूं। मैं बताता हूँ क्या लिखना है, ये जनरल आंसर टिक के आ जाना, ये जनरल आंसर लिख के आ जाना भैया। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, भाई ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि दिस विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ कि नहीं लिखने से अच्छा कुछ तो जनरल है, मेरे को पता है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें वही बोला गया, देखो रिस्क के बाद इसका थोड़ा ऐसा कुछ वर्डिंग्स लिख दिया कि भैया आदमी पढ़े तो भैया कहाँ से लिख के आया, है ना, कहाँ से लेके आया। तो इतना जो पॉइंट है ना, दिस इज जनरल आंसर, इतना तुम लिख के आ जाना बस, वो खुश हो जाएगा। मैंने 2-3 जगह से जनरल आंसर लिखे हुए हैं, है ना, जो तुमको समझ में आए। देखो मैंने इंडेक्स में भी लिख दिया, यहाँ पे जनरल आंसर है ना, इसको तो मैं, ठीक है। अब जनरल आंसर में क्या लिखा हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट व्हाट, वैल्यू प्रोटेक्शन, है ना। Risk about is all about value protection, maximizing gains from the risk of outcomes and seizing the opportunities by formulating the management action plans, है ना। तो वही बोला गया है, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है ना। तो दिस आर द टर्म्स, इजी है, समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, बट जनरल आंसर है, ध्यान में रखना इसको, ठीक है। अब आता है अकॉर्डिंग टू वेबोपीडिया, आया है, ये कॉपी किया है नेट से, इसलिए वेबोपीडिया अकॉर्डिंग टू दिस दोस्त दिया है। अब देखो सर वेबोपीडिया ढूंढने में दिक्कत होगा, इसलिए रेड में लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ रिस्क पर वेबोपीडिया। वेबोपीडिया क्या बोलता है, वेबोपीडिया 3 पार्ट में बोला है, गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस, है ना, उसके बारे में बताया गया
है ना। तो उसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेना कि वेबोपीडिया ने रिस्क को कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं एक रिस्क के बारे में बताता हूँ, स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब क्या होता है सर? स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब होता है कि मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया, कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। क्या स्ट्रेटेजी बनाई सर? एग्जांपल, प्रीवियस एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। फेसबुक ने स्ट्रेटेजी बनाई कि भैया अपन जियो में इन्वेस्ट करेंगे, बढ़िया सा फायदा कमाएंगे। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, फेल हो गई। स्ट्रेटेजिक रिस्क था। स्ट्रेटेजिक रिस्क था, पहला एक रिस्क मैंने बताया सर, एक था अपॉर्चुनिटी रिस्क, दूसरा है स्ट्रेटेजिक रिस्क। स्ट्रेटेजी बनाया, काम नहीं आई। अपॉर्चुनिटी देखी, काम नहीं आई। करेक्ट ना? So these are the type of risk which is faced by what? Facebook and Reliance. करेक्ट। अब आगे मैंने एक बहुत बढ़िया सा टेबल रिलेट किया था लेक्चर नंबर 1 में, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 देखो, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जब भी मैं रिस्क मैनेजर सोचेगा, मैंने बोला था या तो तुम सबसे पहले सोचो इंटरनल है एक्सटर्नल है। इंटरनल होने का कंट्रोलेबल है नहीं है, तो कंट्रोलेबल है नहीं है वो सोच लिया, उसके बेसिस पे मैं एक्शन डिसाइड करूंगा कि मेरे को क्या करना है। ये बहुत बढ़िया सा टेबल दिया हुआ है सर। जैसे कि इंटरनल फैक्टर बोलता है लेबर स्ट्राइक। सर लेबर स्ट्राइक, लेबर इंटरनल कंपनी का आदमी है, करेक्ट। क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? करेक्ट, कर सकते हो। लेबर स्ट्राइक क्यों होता है? मारुति का केस पता ही होगा तुमको, तो लेबर स्ट्राइक क्यों होता है? सर मेरे को वेजेस बढ़ाना है इसलिए लेबर स्ट्राइक हुआ है, करेक्ट। तो ये इंटरनल फैक्टर है, तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सर अब जैसे इंटरनल फैक्टर्स और अनकंट्रोलेबल, ठीक है। अब सर क्या होता है, फैक्ट्रीज में आग लग गई, सॉरी आग लगी बोलता हूँ, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, है ना। किसी का मशीनरी का किसी के ऊपर गिर गई ना, या रैक्स रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में, किसी आदमी पे गिर गया। ये इंटरनल फैक्टर है विच इज अनकंट्रोलेबल, विच इज अनकंट्रोलेबल। तुम्हारे हाथ में नहीं है यार, यू कैन नॉट कंट्रोल। कितना कंट्रोल करोगे? नहीं कर सकते ना, बस वही बोला गया। थॉट्स कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो ये पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फिर क्या बोलता है सर? वैसे एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर सर फ्लड, फ्लड मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं, कंट्रोल में नहीं है ना। बस वही बोला है एक्सटर्नल फैक्टर्स। कंप्लायंस, कंप्लायंस विद रेगुलेटरी चेंजेस। सर ये कंट्रोलेबल क्यों बोला गया? भाई कंप्लाई कर लो, कंट्रोलेबल हो जाएगा। नहीं करोगे तो कंट्रोलेबल होगा, सिंपल सी चीज है। सर अब आते हैं बढ़िया से टाइप ऑफ रिस्क पे। सबसे पहला बोलता है फाइनेंशियल रिस्क। सर फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या, कि कंपनी अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही है। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? भाई होता है सर, ये एक्सेस फाइनेंस या शॉर्ट फाइनेंस दोनों की वजह से होता है। कंपनी अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रही है, इसे कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क, करेक्ट। अगला आता है क्रेडिट रिस्क। सर इस पे सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है क्रेडिट रिस्क पे, बट फिर भी बता देता हूँ। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या, सामने वाले बंदे की, क्रेडिट रिस्क हमेशा जनरली बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है जब भी हम क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं। तो ये बोला जाता है कि इनएबिलिटी और विलिंगनेस, क्या बोल रहा हूँ, इनएबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ अ कस्टमर और अ काउंटर पार्टी, कस्टमर या जिसको लोन दिया है काउंटर पार्टी को, वो कमिटमेंट्स मीट नहीं कर रही सर, वो मेरे को पैसा नहीं दे रही सर। सर एग्जांपल एलएफएस डाला केस स्टडी। नंबर 2 एग्जांपल दो सर, ये अपना कौन सा दिया था मैंने, पीएनबी, पीएनबी इज आल्सो क्रेडिट रिस्क, करेक्ट, है ना। तो ये क्रेडिट रिस्क फेस होता है। क्रेडिट रिस्क मतलब सर सामने वाला बंदा सर पैसा ही नहीं दे रहा है, सर पैसा ही नहीं दे रहा है। अब आता है तीसरा लिक्विडिटी रिस्क, है ना। लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या, हाँ सॉरी एक और चीज रहेगी इसमें, इसे हम डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिफॉल्ट रिस्क, है ना, इसे मैंने लिख दिया डिफॉल्ट रिस्क, है ना। अब फाइनेंशियल रिस्क को जाओगे तो 1.7, 1.11 और 9.11 में तुमको मिल जाएगा। अगला आता है सर लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क सर नाम से समझ में आ रहा है। सर लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या, सर मैं लिक्विडिटी जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कंपनी में लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी क्यों? सर मेरे पास पैसा ही नहीं है ताकि मैं डेट्स को पे कर सकूं, है ना। मैं शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म डेट पे करने के लिए, लिक्विडिटी नहीं है सर आपके पास। लिक्विडिटी एट अ क्रंच है ना, लिक्विडिटी एट अ क्रंच है, लिक्विडिटी रिस्क, करेक्ट। लिक्विडिटी रिस्क, आईएलएफएस का एग्जांपल दिया था मैंने लिक्विडिटी रिस्क में, केस स्टडी देख लेना, टेलीग्राम पे डाला हुआ है। अब क्या बोलता है, लिक्विडिटी रिस्क इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है फंडिंग रिस्क, दूसरा होता है ट्रेडिंग रिस्क। सर ये क्या है? ये मैंने अभी तुमको क्लासिफिकेशन किया। सर लिक्विडिटी दो प्रकार से हो सकती है, या तो तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है कि तुम फंड रेज कर सको, फंडिंग लिक्विडिटी, मैं पैसा ही रेज नहीं कर पा रहा हूँ मार्केट से, लिक्विडिटी नहीं है। कोविड खत्म होगा भैया, मार्केट में लिक्विडिटी रिस्क आएगा। कौन सा लिक्विडिटी? फंडिंग लिक्विडिटी। सर कोई किसी को पैसा नहीं देगा, कोई भी वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट किसी भी स्टार्टअप को पैसा नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसको लिक्विडिटी
क्रंच आ चुका है सर मार्केट में, लोग पैसा खरीदने को अभी 4 बार पहले सोचेंगे। सर क्यों सोचेंगे? क्योंकि जॉब लॉस होगी, जॉब लॉस होगी तो लोग कहाँ पे जाएंगे? सेविंग मोड पे जाएंगे। मैं अभी मोबाइल खरीदने वाला था, मैं 4 महीने बाद खरीदूंगा, मतलब क्या? इकोनॉमी में इनबैलेंस होगा, लिक्विडिटी क्रिएट नहीं होगी, इस वजह से। ट्रेडिंग लिक्विडिटी सर मतलब क्या होता है? सर ट्रेडिंग लिक्विडिटी मतलब क्या? सर मेरे पास माल पड़ा हुआ है बट मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास माल पड़ा हुआ है मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल का स्टॉक पाइल्ड अप है मैं बेच नहीं पा रहा हूँ सर। ट्रेडिंग लिक्विडिटी, ठीक है। अगला आता है सर मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब क्या? मार्केट रिस्क का मतलब होता है इज अराइज ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? इज अराइज ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इक्विटी प्राइस, कमोडिटी प्राइस। इन शॉर्ट में बोलूं, मार्केट में रिस्क जो आ रहा है, शेयर मार्केट में समझ लो, इन शॉर्ट जो रिस्क आ रहा है ना सर, ये किस वजह से आ रहा है? या तो इंटरेस्ट रेट की वजह से आ रहा है, या तो एक्सचेंज रेट की वजह से आ रहा है, या तो तुम्हारा इक्विटी प्राइस में आ रहा है, या तो कमोडिटी प्राइस में जो रिस्क आ रहा है, अराइज ऑन मार्केट में जो रिस्क आ रहा है ना, उसे हम कहते हैं मार्केट रिस्क। सर मार्केट रिस्क को हम सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं। मार्केट रिस्क को हम सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं। सर सिस्टमेटिक रिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे मैं नहीं काट सकता, इसे मैं कम नहीं कर सकता सर, है ना। इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, है ना। दो इट कैन बी हेज, इसे मैं हेज कर सकता हूँ, इसे मैं हेज कर सकता हूँ। अब इसको तुम पढ़ोगे एसएफएम में, है ना, इसको तुम पढ़ोगे एसएफएम में, बट हाँ बस अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अब लोगों को लगेगा कि नहीं भैया एसएफएम का नॉलेज होना जरूरी है, मैंने वो बताया था 3 चैप्टर है ना, इंटरेस्ट रेट उसमें है, उसमें तुमको कवर हो जाएगा, है ना? जो मैंने 3 चैप्टर बोले थे कि तुमको आने ही चाहिए, उसमें तो भैया वो तो पढ़ोगे ही ना तुम अब, है ना। ये 3 चैप्टर यार दिखा देता हूँ फिर से, एक सेकंड रुको, सॉरी यार, अरे यार इसमें नहीं है, ठीक है। हाँ चले गया। सॉरी। तो वो तीन तीन जो चीजें मैंने बताई थी, है ना, दिखाई देता है यार, है ना, ये 3 चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर तो उसमें तो तुम पढ़ लोगे, है ना, ठीक है, ये तो पढ़ना ही है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे आ जाओ यार, सॉरी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? मार्केट रिस्क, है ना। तो एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है, मार्केट रिस्क को मैं कहता हूँ सिस्टमेटिक रिस्क। अब तुमने एसएफएम में पढ़े होगे सिस्टमेटिक रिस्क का एक फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, रिलेट करवा रहा हूँ तुमको। तो सिस्टमेटिक रिस्क को तुम जो काट नहीं सकते, अनसिस्टमेटिक रिस्क को तुम काट सकते हो, ठीक है। एक होता है, अब अगला अगला क्या बोलता है? ऑपरेशनल रिस्क। सर ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या? इस पे भी चैप्टर बना हुआ है अपना, चैप्टर नंबर 8। ऑपरेशनल रिस्क क्या बोलता है? इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ, इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ पीपल, प्रोसेस, सिस्टम, इंटरनल प्रोसेस, है ना, इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, प्रोसेस की वजह से, है ना, पीपल की वजह से, है ना, ऑपरेशन की वजह से, इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। अराइजेस ऑन अ सिस्टम, प्रोसेस, पीपल फेलियर, खत्म। ये होता है ऑपरेशनल रिस्क। अब इसमें एक बढ़िया सा लाइन दिया हुआ है, होता है ऑपरेशनल रिस्क includes legal risk but excludes strategic and reputation risk, है ना, as they are not quantifiable। स्ट्रेटेजिक और रेपुटेशनल रिस्क को मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट नहीं हो सकता है, बट जबकि लीगल रिस्क को मैं क्वांटिफाई कर सकता हूँ, इसलिए वो ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट है, ठीक है। आगे बोलता है स्ट्रेटेजिक रिस्क। सर स्ट्रेटेजिक रिस्क का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक मैंने ऊपर भी बताया था सर, तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई सब, है ना, तुम्हारी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। सर ये किस वजह से होता है? इट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ पुअर बिजनेस डिसीजन। इट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? पुअर बिजनेस डिसीजन। तुम्हारा डिसीजन ही अच्छा नहीं था, इस वजह से बिजनेस को जो रिस्क आया उसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्क। अगला बोलता है कंप्लायंस रिस्क, है ना। अगला क्या बोलता है? कंप्लायंस रिस्क। सर कंप्लायंस रिस्क मतलब क्या? कि मैंने कंप्लाई नहीं कर पाया, किससे? रूल से, रेगुलेशन से, इस वजह से अगर कोई रिस्क अराइज हो रहा है ना, उस जैसे कोड ऑफ कंडक्ट से, है ना, रेगुलेटरी पॉलिसीज से, इस वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है उसे मैं क्या कहता हूँ? रेगुलेटरी रिस्क। इस वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है उसे मैं कहता हूँ रेगुलेटरी रिस्क। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इस वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है उसे मैं कहता हूँ कंप्लायंस रिस्क, है ना। मतलब कि मैं कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, किससे कंप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ? रूल से, रेगुलेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, रेगुलेटरी पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन से, उसे मैं कहता हूँ कंप्लायंस रिस्क। अगला आता है रेगुलेटरी रिस्क। सर रेगुलेटरी रिस्क, सर वर्डिंग्स पे जाओ, वर्डिंग्स पे जाओ। रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब क्या? रेगुलेटरी बॉडीज कौन होती है? सर रेगुलेटरी बॉडी होती है आरबीआई, रेगुलेटरी बॉडी होती है सेबी, रेगुलेटरी बॉडी होती है तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडी होती है तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट। सर ये सब रेगुलेटरी बॉडी है। सर ये रेगुलेटरी का मैं अगर रेगुलेटरी की अगर मैं पॉलिसीज को नहीं मान पाया, रेगुलेटरी की अगर मैं प्रोसीजर्स को नहीं मान पाया, है ना, इनके इनके वजह से जो रिस्क आएगा उसे मैं कहता हूँ रेगुलेटरी रिस्क।
ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी कौन होती है, सबसे पहले वो सोचना, फिर इनकी वजह से जो रिस्क आ रहा है वो होता है रेगुलेटरी रिस्क। अगला आता है रेपुटेशन रिस्क। सर रेपुटेशन रिस्क मतलब क्या, कि कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पे आ गई, एडवर्स पब्लिसिटी हो गई। सर पीएनबी बैंक की अभी एडवर्स पब्लिसिटी हो गई नीरव मोदी कांड के कारण, है ना। बस ये रेपुटेशन रिस्क था सर, कि कंपनी का रेपुटेशन स्टेक पे था, दाव पे था। करेक्ट। लीगल रिस्क। सर लीगल रिस्क मतलब क्या होता है, लीगल रिस्क मतलब क्या, ऑन अकाउंट ऑफ, सर ये अराइज होता है, क्यों अराइज होगा, कि तुम फेल हो गए। सर किस चीज में फेल हो गए, तुम स्टेट्यूटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाए। सर स्टेट्यूटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स में अगर फुलफिल नहीं कर पाया तो लीगल रिस्क अराइज होता है ना। हर एक सर एग्जांपल दो कि जैसे मान लो कि तुमने कोई लोन का स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि हर एक कंपनी को यार कौन सा एग्जांपल था, हर एक कंपनी को कोवेलेंस टेस्टिंग करवाना पड़ता है ना, कोवेलेंस टेस्टिंग करवाना पड़ता है। तो कोवेलेंस टेस्टिंग तुम नहीं कर पाए, उस वजह से लीगल रिस्क अराइज हो गया। ठीक है, आगे बोलता हूँ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब क्या बोलता है, सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब होता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है, उस वजह से जो रिस्क अराइज हो रहा है उसे कहा जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। सर ये इंटरेस्ट रेट रिस्क इज अ पार्ट ऑफ मार्केट रिस्क, द आंसर इज यस, है ना। दूसरा आता है सर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। सर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मतलब क्या, सर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मतलब होता है कि एडवर्स फ्लक्चुएशन आया है, एडवर्स फ्लक्चुएशन आया है किसमें, एक्सचेंज रेट में, एडवर्स फ्लक्चुएशन आया है एक्सचेंज रेट में, जिस वजह से क्या, कौन सा रिस्क आ रहा है, तुमको रिस्क आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का। ठीक है, आगे होता है सर मैनेजमेंट रिस्क। सर मैनेजमेंट रिस्क का मतलब क्या होता है कि देखो अब यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्क खत्म होता है, तो मैंने यहाँ पे भी इंडेक्स में भी खत्म कर दिया मैनेजमेंट रिस्क, है ना, और नीचे जो नया चालू है उसमें नए में कंटिन्यू किया है। ठीक है, आप समझते हैं मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क को क्या बोलता है कि मैनेजमेंट को जो रिस्क आया है, मतलब क्या, कि मैंने सर गलत आदमी लगा दिया मैनेजमेंट में, है ना, मैनेजमेंट में मैंने गलत आदमी लगा दिया, इनकरेक्ट मैनेजमेंट हो रहा है, एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो रहा है मैनेजमेंट का, है ना, किसी डिसीजन में, उस वजह से जो रिस्क आ रहा है उसे मैं कहता हूँ मैनेजमेंट रिस्क। फिर आता है स्टाफिंग रिस्क। स्टाफिंग रिस्क मतलब क्या, सर तुमने राइट पर्सन राइट प्लेस पे नहीं रखा, तो तुमने राइट पर्सन राइट प्लेस पे नहीं रखा, उस वजह से स्टाफिंग रिस्क आता है। ये स्टाफिंग रिस्क वीवर्क का केस स्टडी डालूंगा, तो वीवर्क में जो हुआ था वो स्टाफिंग रिस्क की वजह से होता है, राइट पर्सन राइट प्लेस पे नहीं था, इस वजह से कंपनी को इतना लॉस हो गया, कंपनी इतना जो स्टार्टअप फेलियर हो गया था वीवर्क का, उस स्टाफिंग रिस्क की वजह से हुआ था, राइट पर्सन राइट प्लेस पे नहीं था। सर टेक्नोलॉजी रिस्क मतलब क्या, सर टेक्नोलॉजी जो होती है हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, अगर तुम कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगे, अगर तुम कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगे फास्ट ग्रोइंग एनवायरनमेंट में, जिस वजह से तुम्हें जो रिस्क अराइज होगा उसे कहते हैं टेक्नोलॉजी रिस्क, उसे कहते हैं क्या, टेक्नोलॉजी रिस्क। सर बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क मतलब क्या, risk arises on inability to restore operation immediately after the event or incident or disaster happen। सर अभी जो कोविड खत्म होगा तो कईयों बिजनेस को कंटिन्यूटी रिस्क आएगा, कईयों बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, कईयों बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसे कहेंगे बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क, इसे कहेंगे क्या, बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क। बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, सर इवेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, उसके बाद बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो अभी तक तो मैंने 3 रिस्क बता दिया जो कोविड की वजह से होगा, है ना, नोट डाउन करते जाओ, पहले ही बता रहा हूँ। बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क एक हो गया, है ना, है ना। तो मैंने 3 रिस्क कौन से बताए थे, सबसे पहले मैंने अभी बोला बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क। सर दूसरा मैंने बोला था डायनामिक रिस्क। सर डायनामिक रिस्क मतलब पूरे माइक्रो लेवल पे हो रहा है ना, डायनामिक रिस्क। और तीसरा है अपॉर्चुनिटी रिस्क, तीसरा है अपॉर्चुनिटी रिस्क। सर क्योंकि स्टार्ट ये होने के बाद कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कई लोग पैसा लगाएंगे, है ना, तो वो सब रिस्क है, उन सबको क्या देखना है ना, ये सब जो रिस्क अराइज होंगे ये सब रिस्क का ध्यान रखना है आफ्टर आफ्टर कोविड-19। ठीक है। सर कंट्री रिस्क मतलब क्या, ओ सर ये रहा इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी रिस्क। इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी रिस्क मतलब क्या, कि डेटा पे गलत आदमी का हाथ पड़ गया। सर एग्जांपल हैक हो गया, आया था एग्जांपल फेसबुक वाज हैक्ड, है ना, फेसबुक वाज हैक्ड, बीच में आया था फेसबुक को हैक कर लिया गया था, है ना, तो बोल रहा था क्या था, यहाँ वहां पे क्या था, डेटा सिक्योरिटी का रिस्क था, इंफॉर्मेशन का रिस्क था सर, है ना। ये तो मैं कंपनी चला रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क का रिस्क है ही, आईटी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्क है ही। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफॉल्ट रिस्क व्हिच इज फेस्ड बाय एन आईटी इंडस्ट्री, तो इंफॉर्मेशन data security risk is one of the point which you are supposed to mention in your exam। ठीक है, आगे बोलते हैं कंट्री रिस्क। सर कंट्री रिस्क मतलब क्या, सर अब कभी कभी क्या होता है कि अभी
कई और दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करती है, कई और दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है कि वो कंट्री की पॉलिसी कुछ ऐसी आ गई आड़ी टेढ़ी, या कुछ कंट्री ने कुछ कांड कर दिया। सर एग्जांपल, सर अभी कोविड के टाइम काफी कंट्रीज ने रियलाइज किया कि आई हैव मेड अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग द मनी इन चाइना, why can't I shift this investments to India? Most of the companies after COVID-19 have decided to shift their business and operations to India. है ना? वो कंट्री रिस्क था सर, है ना, वो कंट्री रिस्क था उनको, वो कंट्री खराब है सर, वो कंट्री ने पॉलिसी मेरे अगेंस्ट एडवर्स में ला ली। ये चैप्टर नंबर 5 में अपन पढ़ेंगे कंट्री रिस्क और डिटेल में, है ना। तो 5.4 पे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है मैंने, है ना। आगे बोलते हैं फ्रॉड रिस्क। सर फ्रॉड रिस्क मतलब क्या? सर फ्रॉड रिस्क मतलब क्या कि रिस्क अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर, कंट्रोल फेलियर्स, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। या सर फ्रॉड हो गया, सर कंपनी में फ्रॉड हो गया सर, उस वजह से फ्रॉड रिस्क होता है। सर एग्जांपल, सिटी बैंक का 400 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। तो क्या हुआ था फ्रॉड में? फ्रॉड में ये हुआ था कि एक एम्प्लॉय ने डमी सिक्योरिटी से या ऐसे बताया कि भैया हम लोग तुमको, तुम मेरे को पैसा दो, विल इन्वेस्ट, और सिटी बैंक इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन सच इन्वेस्टमेंट्स व्हिच विल गिव यू अ ह्यूज रिटर्न, व्हिच विल गिव यू अ ह्यूज रिटर्न। तो बंदे ने जाके सबको ऐसे ये बेच दिया कि भैया तुम खरीद लो, तुम खरीद लो, तुम खरीद लो, और पैसा कलेक्ट किया, अपने बैंक अकाउंट में पैसा डाला, और 9 2 11 हो गया, रफू चक्कर हो गया, है ना। ये 400 करोड़ का फ्रॉड था, है ना। इसका भी मैंने केस स्टडी डाला हुआ है टेलीग्राम में, देख लेना। प्राइस रिस्क, सर प्राइस रिस्क इज आल्सो पार्ट ऑफ अ मार्केट रिस्क। प्राइस रिस्क मतलब क्या होता है कि एडवर्स मूवमेंट इन अ मार्केट प्राइस ऑन अकाउंट ऑफ एन एसेट, है ना, प्राइस ऑफ एन असेट, करेक्ट। तो एडवर्स मूवमेंट इन द मार्केट प्राइस ऑफ एन असेट, है ना। सो ये प्राइस रिस्क, अभी जो मार्केट फ्लक्चुएट हुआ था डिमोनेटाइजेशन के टाइम, और अभी ये प्राइस रिस्क था, और कुछ नहीं। प्रोसेस रिस्क मतलब, तो प्रोसेस रिस्क इज आल्सो अगेन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, है ना। प्रोसेस फेलियर इसे कहेंगे प्रोसेस रिस्क, है ना। इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल, सिस्टम, और फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोसेस, कोई ऑपरेशन में, है ना, पीपल, सिस्टम, प्रोसेस, प्रोसीजर में कुछ फेलियर होता है, उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। जो अपना चैप्टर आएगा उसमें अपन और अच्छे से पढ़ेंगे, ऑपरेशनल रिस्क चैप्टर आएगा वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। सिक्योरिटी रिस्क मतलब क्या? सर सिक्योरिटी रिस्क मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ समथिंग। सर सिक्योरिटी का डर है, सिक्योरिटी का डर है मुझे, है ना, सिक्योरिटी का डर है, इस यहाँ पे चोरी हो सकती है, सिक्योरिटी रिस्क, करेक्ट। आगे आता है गवर्नेंस रिस्क। सर गवर्नेंस रिस्क पे भी अपन का चैप्टर है, तो गवर्नेंस रिस्क पे भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। बट गवर्नेंस रिस्क मतलब क्या? सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो नहीं हुई, अनएथिकल बिहेवियर था। इन्फोसिस का केस गवर्नेंस रिस्क में आया था, मैंने एग्जांपल भी दिया था, है ना। तो ये गवर्नेंस रिस्क मतलब क्या? अनएथिकल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, अनएथिकल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, ये आता है, इसे हम कहते हैं गवर्नेंस रिस्क। फिर होता है सेफ्टी रिस्क। सेफ्टी रिस्क मतलब क्या? सर सेफ्टी रिस्क मतलब कि जो सेफ्टी क्रिएट नहीं हो पा रही है, सेफ्टी क्रिएट नहीं हो पा रही है सर एनवायरनमेंट में, उस वजह से अराइज होता है सेफ्टी रिस्क, है ना। उस अराइज से होता है, उस वजह से अराइज होता है सेफ्टी रिस्क। तो ये एग्जांपल है सेफ्टी रिस्क का। तो एक दो एमसीक्यू ऐसे भी आए थे कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ्टी रिस्क। तो तुम क्या करोगे भैया? सेफ्टी रिस्क में जाओगे, पेज नंबर 1.12 खोलोगे, है ना, 12 खोलोगे, वहां पे देखोगे एग्जांपल्स हैं, इसमें से जो एग्जांपल नहीं है वो उसको टिक करके आ जाओगे, टिक करके गोला बना के आ जाओगे, ठीक है। अब अपन आते हैं ऊपर, है ना। अब ऊपर आ जाओ 1.13 पे, 1.13 पे पेज नंबर 1.1, मैंने पेज नंबर 1.1 इंडेक्स के थ्रू जाएंगे। सर बिजनेस को जो बांटा गया है ना, बिजनेस को जो बांटा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बिजनेस रिस्क जो अराइज होता है इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल, कोई चीज घड़ी घड़ी रिपीट हो रहा है। सर इंटरनल मतलब क्या? सर इंटरनल रिस्क अराइज होती है तीन चीजों से। कौन सी तीन चीजें सर? वो या तो वो ह्यूमन फैक्टर से होगी, या तो टेक्नोलॉजी से होगी, या तो फिजिकल फैक्टर से होगी। सर एग्जांपल क्या है? सर ह्यूमन से कैसे अराइज हो सकता है भैया जी? आदमी ने चोरी कर लिया, ट्रेड यूनियन बना लिया, इंटरनल रिस्क। सर टेक्नोलॉजी से कैसे हो सकता है? सर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, है ना, अनफॉर्चुनेट चेंजेस है टेक्नोलॉजी। सर फिजिकल फैक्टर्स में कैसे, है ना, फिजिकल फैक्टर्स में जैसे सर फायर लग गई, करेक्ट। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स या तो वो इकोनॉमी की वजह से आएंगे, नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आएगा, या तो पॉलिटिकल फैक्टर से आएगा। सर बाहर से जो आ रहा है, बाहर से जो आ रहा है इकोनॉमी की वजह से आ रहा है कुछ, है ना, इन्फ्लेशन हो गया इकोनॉमी की वजह से। सर नेचुरल फैक्टर्स मतलब क्या? सर नेचुरल मेरे हाथ में नहीं है सर, अपने आप हो रहा है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, है ना, साइक्लोन हो गया, नेचुरल फैक्टर्स। सर पॉलिटिकल फैक्टर्स मतलब क्या? पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब होता है सर गवर्नमेंट की वजह से जो फैक्टर्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट की वजह से जो चीजें हो रही हैं, उसे हम कहते हैं क्या? पॉलिटिकल फैक्टर्स।
ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनल रिस्क। पेज नंबर है ना, यही पे इंडेक्स में दिख जाएगा। ह्यूमन है, टेक्नोलॉजी है, फिजिकल है, इसके अलावा जो रहेगा वो ऑप्शन को टिक करके आ जाना, खत्म। सर कंट्रोलेबल रिस्क मतलब क्या? कंट्रोलेबल रिस्क मतलब वो रिस्क जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ। सर अगर प्रोबेबिलिटी नहीं डिटरमाइन कर सकते तो वो अनकंट्रोलेबल में जाएगा, करेक्ट, वो अनकंट्रोलेबल में जाएगा। कंट्रोलेबल रिस्क जनरली क्या होते हैं? इंश्योरेबल होते हैं। इसे हम इंश्योर किए जा सकते हैं, इसे प्रिवेंट करा जा सकता है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड, दिस कैन बी इंश्योर्ड एंड जनरली दिस रिस्क आर इंश्योरेबल इन नेचर। जनरली दिस रिस्क आर व्हाट? इंश्योरेबल इन नेचर। अनकंट्रोलेबल रिस्क मतलब क्या? ऐसे रिस्क जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अनकंट्रोलेबल रिस्क मतलब जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या बनाता हूँ? कंटिंजेंसी प्लान बनाता हूँ। कंटिंजेंसी प्लान बनाता हूँ, या इसे मैं कहता हूँ एक्सटर्नल रिस्क। सर एग्जाम्पल दिए हुए हैं अनकंट्रोलेबल रिस्क है, एग्जाम्पल दिए हुए क्या? अनकंट्रोलेबल रिस्क। न्यू टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, चेंजेस आएगा ही आएगा। जियो ने डिस्ट्रप्शन लाया, एयरटेल को पता था? नहीं पता था साहब, एयरटेल को पता रहता तो वो कुछ ना कुछ कर लेता साहब, है ना। अनकंट्रोलेबल था उसके लिए। अब आता है सर कोसो। किसको कोसू सर? किसी को नहीं कोसना है, बहुत गंदा जोक था, ठीक है। कोसो, कोसो क्या बोलता है? कोसो के हिसाब से रिस्क को तीन प्रकार से बांटा गया है। कोसो के हिसाब से, है ना, मैंने इधर लिख दिया अनकंट्रोलेबल कंटीजेंसी प्लान है। सर रिस्क कैटेगराइजेशन बाय कोसो, कोसो ने रिस्क को तीन प्रकार से बांटा है। सबसे पहला वो बोलता है या तो वो रिस्क रहेगा ऑपरेशनल रिस्क, या तो रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, या तो रहेगा कंप्लायंस रिस्क। सर ऑपरेशन रिस्क मतलब वही डे टू डे ऑपरेशंस की वजह से जो रिस्क आएगा वो ऑपरेशनल रिस्क रहेगा, है ना। नॉट ऑपरेट एफिशिएंसी, कस्टमर आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस। सर फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क मतलब क्या? कि जो फाइनेंशियल में जो चीजें दिख रही हैं, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हो गया है, या मैं बोल सकता हूँ कि फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो थे वो मिसिंग थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है ना, वो बताना चाह रहा है कि दिस इज द रिस्क कैटेगरीज विच आई एम सपोज टू से, है ना। सबसे पहले वो बोलता है ऑपरेशन, दूसरा बोलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और तीसरा क्या बोलता है? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद व्हाट? लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं कर रहे हो तो ये तीन फैक्टर वो बोला है कोसो ने, ठीक है। आगे बोलता है इनहेरेंट रिस्क और रेसिडुअल रिस्क, मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था लेक्चर नंबर 1 में तुम्हारा क्लास में मास्टर जी, है ना। जो डिफरेंस स्कोर होता है वो आता है तुम्हारा कंट्रोल स्कोर। जो भी डिफरेंस यहाँ पे जो दिख रहा है वो कंट्रोल स्कोर का है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। जो पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। तो ये इंडेक्स और ये बुक तुमको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। आगे बोलते हैं आईसीएस स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट। आईसीएस स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब देखो सबसे पहला रिस्क क्लासिफिकेशन एज पर ईआरएम। ईआरएम ने रिस्क को कितने फैक्टर्स में बांटा है? 4 में बांटा है। रिस्क को कितने में बांटा है? 4 में बांटा है। सबसे पहले क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब क्या? स्ट्रेटेजी फेल हो गई। ऑपरेशनल रिस्क मतलब वही यार, डे टू डे ऑनगोइंग ऑपरेशन की वजह से। फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या? सर फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, नीचे बता दिया था, इसलिए मैंने वो पढ़ाया था नीचे, याद है। नॉलेज रिस्क मतलब क्या? सर नॉलेज रिस्क मतलब क्या? मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन विद इन द एंटरप्राइज। सर तो एक चीज इसके नॉलेज रिस्क का एक एग्जांपल देता हूँ, क्या होता है। जब भी तुम कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे या आर्टिकलशिप या अभी व्हेन यू बिकम सीए, तो यू विल ज्वाइन अ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे जब तुमको you need to sign one form, you need to sign one form stating that you will not share this knowledge, you will not share the data, you will not share the information regarding this organization to another organization, ठीक है। तो ये होता है नॉलेज रिस्क, है ना। कंपनी को डर है भैया कि मेरे इधर जो ज्ञानबाजी लेके गया है, जो मेरे कंपनी में नॉलेज लेके गया है, किसी और को ना दे दे, करेक्ट। तो जनरली क्या होता है कि व्हेन यू when you join some organization and when you reach at a higher level, तो उसमें कंडीशन में भी डाल देते हैं तुम्हारे एग्रीमेंट की, यू कैन नॉट डू अ सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो वो होता है। सर यहाँ पे भी एक जनरल पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जनरल आंसर के लिए अगर तुमको नहीं मिल रहा है कोई भी चीज, तो यहाँ पे इतना तुम जाके कॉपी कर लो, है ना। ये मतलब दिया गया है ना उसका, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उसका एकदम मतलब दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, मैं रीड नहीं करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब ये बहुत जोरदार चीज चालू हो रही है सर, ये क्या है? सर ये प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस के बारे में जो मैंने तुमको बताया था, है ना, इस पे एक ना एक स्टडी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओपन ग्रुप सोल्ड, इसमें दो चीजें, एक ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड, नंबर 1, नंबर 2 है आईसीआई रिस्क बेस्ड गाइडेंस ऑन इंटरनल ऑडिट। आईसीआई रिस्क बेस्ड गाइडेंस ऑन इंटरनल ऑडिट, सर दोनों सेम ही है, सिमिलर ही है, बट एग्जाम में ध्यान से पढ़ना। या तो तुमको ओपन ग्रुप के हिसाब से तुमको रिस्क पूछा है ना, ओपन ग्रुप के हिसाब से पूछा है तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए, या आईसीआई गाइडेंस ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के बेसिस पे पूछा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट बात दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस इज नथिंग बट व्हाट योर आउटकम। सर ये क्या बोलता है?
ये बोलता है कि जो तुम्हारा इम्पैक्ट है, जो तुम्हारा इफेक्ट है, उसको 5 प्रकार हो सकते हैं। उस इम्पैक्ट के 5 प्रकार हो सकते हैं। सर कौन से 5 प्रकार हो सकते हैं? या तो वो इम्पैक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, या तो वो होगा मार्जिनल, या तो होगा सॉरी क्रिटिकल, या तो होगा वो कैटास्ट्रोफिक। सो सॉरी, चार चार इम्पैक्ट होता है ना, सो सॉरी, 4 इम्पैक्ट होते हैं। सबसे पहला बोलता है वो नेग्लिजेंस, दूसरा होता है मार्जिनल, तीसरा होता है क्रिटिकल, चौथा होता है कैटास्ट्रोफिक। ठीक है, तो ये एरो का मतलब क्या है सर? ये जो है ना इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है। ऊपर एरो का मतलब हो रहा है कि ये इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है। निग्लिजिबल मतलब एकदम कम, बहुत ही कम थी, है ही नहीं, नहीं के बराबर है। मार्जिनल थोड़ा सा, क्रिटिकल मतलब बढ़ गया है, और कैटास्ट्रोफिक मतलब ये बाप रे बाप बहुत सारा इम्पैक्ट है। अगला बोलता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो बटा गया है, फ्रीक्वेंसी 5 प्रकार होती है। सबसे पहला होता है अनलाइकली, होगा ही नहीं, सेल्डम थोड़ा थोड़ा होगा, ओकेजनली है ना, ऑकर्स कभी कभी है ना, लाइकली है ना, मोर सेवरल टाइम्स, ज्यादा मोर सेवरल टाइम होगा, और फ्रीक्वेंट मतलब क्या, होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, है ना। तो इसके बेसिस पे एक आउटकम बनाया गया है। क्या बोलता है? या तो लो रिस्क होगा। लो रिस्क कब होगा? जब मेरा आउटकम निग्लिजिबल रहेगा और अनलाइकली रहेगा, तब ये होगा लो रिस्क। करेक्ट, जिसको मैं कहता हूँ एल। मॉडरेट रिस्क, फिर होता है हाई रिस्क, और फिर होता है एक्सट्रीमली हाई रिस्क। तो इन दोनों के बेसिस पे है ना, किसके बेसिस पे? फ्रीक्वेंसी इफेक्ट और तुम्हारा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एक आउटकम जो डिराइव होता है। तो दिस इज एन आउटकम विच इज डिराइव्ड, है ना। तो ये जो ऊपर का एरो जो तुमको बनाया गया है यहाँ पे, ये हाई लो बता रहा है। सर नीचे से तुम ऊपर देखो, है ना, या तो होगा लो रिस्क, या तो होगा मॉडरेट रिस्क, या तो होगा हाई रिस्क, या तो एक्सट्रीमली हाई रिस्क। ठीक है, वही तरीके से रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ने इसको जस्टिफाई किया है इन सिंपल टर्म्स, है ना। लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। सर लाइक्लीहुड, अब देखो, अब रिमोट मतलब क्या? सर रिमोट मतलब क्या सर? एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होगा। अनलाइकली मतलब क्या? कभी कभी होगा। पॉसिबल मतलब क्या, है ना, पॉसिबल मतलब क्या? इवेंट विल ऑकर समटाइम। लाइकली मतलब क्या? एक्सपेक्टेड टू ऑकर, और ऑलमोस्ट सर्टन मतलब होगा ही होगा। उसके बेसिस पे एक स्कोर दिया गया है, उसके बेसिस पे एक स्कोर दिया हुआ है। सर ये स्कोर का इंपॉर्टेंस क्या है? स्कोर का इंपॉर्टेंस ये है कि कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कौन सा स्कोर पे बैठता हूँ। सर फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर 3 पे बैठता हूँ, मैं इधर 3 पे बैठता हूँ कि मेरे इधर चांसेस है सर, मेरे इधर लाइकलीहुड है सर। अब इसका इम्पैक्ट कितना होगा ना, उसका इम्पैक्ट कितना होगा? या तो इनसिग्निफिकेंट, कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, या तो माइनर इम्पैक्ट होगा, या तो मॉडरेट इम्पैक्ट होगा, या तो मेजर इम्पैक्ट होगा, या तो कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट होगा। करेक्ट, ये सब इम्पैक्ट होगा। अब इसके बेसिस पे कंपनी एक स्कोर निकालेगी, कंपनी एक स्कोर निकालेगी उस, और कंपनी को पता है कि मैं कितना रिस्क एपेटाइट ले सकता हूँ। सर रिस्क एपेटाइट याद है, मैंने बताया था लेक्चर में उन्होंने। तो कंपनी बेसिस पे, भाई कंपनी बोलती है कि मेरा रिस्क एपेटाइट सिर्फ 12 का है। सर 12 का है मतलब क्या? कि मैं इन दोनों का, मैं प्रोडक्ट में एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से देखो, एक सेकंड बताओ। हाँ, यहाँ पे तुमको समझ में आएगा, है ना, ये भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक सेकंड, है ना। हाँ, अब देखो कंपनी बोलती है कि मेरा स्कोर कितने का है? 12 का। मैं 12 12 तक का मैं रिस्क सहन कर सकती हूँ यार। ब्लू कलर ले लेता हूँ, ब्लू नहीं है ना इसमें, अच्छे से दिखेगा। तो मैं 12 तक का रिस्क सहन कर सकती हूँ, ठीक है। तो कंपनी अगर इससे ज्यादा का रिस्क रहा, तो कंपनी को भैया अब उसको रिस्क लिमिट में लाना पड़ेगा, उसको अपने रिस्क एपेटाइट में रखना है। सर मेरा एपेटाइट 12 का है, ठीक है, मेरा एपेटाइट अब 12 का है, तो मैं 12 से ज्यादा का रिस्क ले लूंगा, है ना। तो ये रेड जोन हो गया, ये रेड जोन हो गया, ठीक है। तो ये उसके बेसिस पे हमने बनाया गया है। एक है कॉन्सिक्वेंस, एक है लाइक्लीहुड, दोनों का प्रोडक्ट जो बनाया गया है उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया है। जो ग्रीन वाला है तो वो तो मेरे लिए बल्ले बल्ले, है ना, रिस्क विच डू नॉट रिक्वायर्ड एक्शन, कुछ नहीं करना है ना। अब जो रिस्क ये तुम्हारा येलो में है, यहाँ पे क्या बोलता है? रिस्क शुड बी मॉनिटर्ड एंड ब्रॉट डाउन टू ग्रीन। और जो रेड है, हमें मेरे को इमीडिएट एक्शन लाना है। सर उसी को मैं अगर अच्छे से बताऊं, तो ये जो मैंने बताया गया है ना, रेड से ऑरेंज में आना है, ऑरेंज से इधर आना है, सॉरी ऑरेंज से इधर आना है, इधर से फिर इधर आना है। करेक्ट, बस वही बोला गया है और कुछ नहीं है, है ना। तो ये मैंने बताया गया। फिर मैंने रिस्क रजिस्टर भी बताया था। रिस्क रजिस्टर क्या होता है? रिस्क रजिस्टर एक तुम्हारा रजिस्टर रहता है जहाँ पे हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट है, फाइनेंशियल लॉस क्या होने वाला है, उसका भी एक और एग्जांपल दे दिया है। ये आईसीआई का मटेरियल है ना। तो एक रिस्क रजिस्टर भी लगाया हुआ है ना, कि कैसे क्या है ना, इम्पैक्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा, है ना, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, लाइकली है, सर्टन है, ये थोड़ा एक बार पढ़ लेना। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिस्क रजिस्टर दिया गया है।
फिर यहाँ पे ऊपर तुम देखोगे तो एक लाइवलीहुड और ये मैप का भी प्रिंट आउट लेके जाना, ये मैप तुम्हारा बुक में स्पायरल करवा लेना। और ये एग्जिबिट 3 है, और यहाँ पे इसके बारे में दिया गया कि इवेंट रिमोट बुलाए तो कब होगा, पॉसिबली कब होगा, लाइकली कब होगा, ऑलमोस्ट सर्टन कब होगा, क्योंकि बुक में भी यही दिया है ना, करेक्ट। रिमोट, अनलाइकली, पॉसिबिलिटी, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है मैं तुमको बताता हूँ, है ना। ये तुमको दिया है कि अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भैया, अनसर्टन केस स्टडी जो अपने को ही पता है। अपने को क्यों पता है, क्योंकि भैया अपन ने पढ़ के गए। अब देखो ये लेवल दिए गए 1 2 3 4 5, है ना। फिर इसका इम्पैक्ट दिया गया है, फिर रिजल्ट दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, और यहाँ पे बोला है कि जनरली जो लिमिट्स दी गई है, जनरली जो लिमिट्स दी गई है कि 50 लाख तक के रहा तो उसको इनसिग्निफिकेंट बोलूंगा, 50 लाख से 2 लाख तक का रहा तो उसको माइनर बोलूंगा, सिर्फ 2 करोड़ से मेरा 5 करोड़ तक का रहा, फिर 2 लाख बोलोगे 2 करोड़, हाँ, वो मॉडरेट में रहेगा, 5 करोड़ से 10 करोड़ रहेगा तो मेजर में रहेगा, और 10 करोड़ से ज्यादा रहा तो कैटास्ट्रोफिक में रहेगा, ठीक है। उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, इम्पैक्ट कैसे डिसाइड होता है, और उस पर कुछ इलस्ट्रेशन दिया है। इस पे केस स्टडी इंस्टीट्यूट फेंक सकती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है दिस इज अ बेस, दिस इज अ कोर ऑफ डिसाइडिंग द रिस्क प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस पे केस स्टडी आनी चाहिए, और आई भी है, इसके पहले आई भी है। और ये जो है ये थोड़ा टफ अगर पेपर निकालना रहे तो ये यहाँ से फेंक देगा कुछ केस स्टडी मन से बना के, तो तब तुम्हारे को ये लिखते आना चाहिए, ठीक है। आ जाओ पेज पे, ठीक है। तो मैंने अभी दो चीजें बताई, ओपन सोर्स, और फिर मैंने बताया तुमको आईसीआई गाइडेंस ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स में कहाँ पे था अपना, एक सेकंड, है ना, 1.13 पे था, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बात है रिस्क और अनसर्टेनिटी। सर बड़ा टर्म कौन सा है, अनसर्टेनिटी। बड़ा टर्म कौन सा है, अनसर्टेनिटी। मैं बताता हूँ सर, हर अनसर्टेनिटी, हर अनसर्टेनिटी रिस्क नहीं हो सकता, बट हर रिस्क अनसर्टेनिटी है। मतलब क्या सर, possibilities of certain probabilities is uncertainty, but risk is what, this is, if this is possible it may, loss is called as a risk। अगर uncertainty हुई अब वो loss के तरह काम हुई, मतलब क्या सर, वो uncertainty थी बट अगर उसमें loss हुआ तो वो risk है ना। वो uncertainty थी, है ना। अब फॉर एग्जांपल अभी जो रिलायंस और इसने डिसीजन लिया फेसबुक ने, वो अनसर्टन है। अनसर्टन है मतलब क्या, अमेजोन के लिए अनसर्टन है कि उसको इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा, बट अगर वो लॉस में हुआ तो वो अमेजोन के लिए रिस्क है। अगर उसका जो रिजल्ट आया वो लॉस में आया तो अमेजोन के लिए वो रिस्क ट्रीट करेगा, ठीक है। आगे बोलता है, आगे VUCA करके बारे में दिया है। सर VUCA क्या होता है, सर VUCA में, VUCA बोलने में इजी होता है इसलिए VUCA बोला है, वोलेटिलिटी, एम्बिग्यूटी, है ना, अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्स। सर ये क्या बोलता है, वेरियस सिचुएशंस दैट बिजनेस फेसेस। सर कई ऐसे सिचुएशंस है जो बिजनेस को फेस करना पड़ता है, दैट आर वोलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी। सर नाम से समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या सर, हर एक बिजनेस को डिफरेंट रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स में काम करना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशंस में काम करना पड़ता है, डायनामिक एनवायरमेंट में काम करना पड़ता है, वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी। सर वोलेटिलिटी मतलब क्या सर, इन्वेस्टमेंट शुड मैच रिस्क, है ना। वोलेटाइल, वोलेटिलिटी है सर, है ना। मार्केट इज कंप्लीटली वोलेटाइबल, तुमको पता ही नहीं है, जो जितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता है, वो जितना तुम्हारा रिस्क एपेटाइट है, उतने उतने लेवल तक का तुमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिर होता है तुम्हारा एम्बिग्यूटी, सर मुझे पता नहीं है फ्यूचर में क्या होने वाला है, मुझे पता नहीं है सर फ्यूचर में क्या होने वाला है, एम्बिग्यूटी है सर, है ना। तो ये सर कई और सिचुएशंस है जो बिजनेस को फेस करना पड़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी। और अब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी सर मुझे पता नहीं है कि, है ना, इफेक्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट्स आर अननोन, कॉज एंड इफेक्ट्स आर, है ना, सॉरी, तो क्या बोलता है, डीप लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, वही अननोन, है ना। अननोन है सर, मेरे को पता ही नहीं है सर क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी है सर पूरे फ्यूचर में, है ना, मेरे को पता ही नहीं सर क्या होने वाला है। तो इधर एग्जांपल दिए वो पढ़ लेना तुम, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, अप्रोच दिए, है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक एग्जांपल दे दिया और बोलेगा कि वेदर आइडेंटिफाई डज विच आइडेंटिफाई, एग्जांपल दिया और बोलेगा कि आइडेंटिफाई व्हाट डज इट फॉल इनटू, आइदर इट इज वोलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी दे सकता है ना। या तो ये एग्जांपल इधर से हो सकता है या खुद का भी बना सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा लिया रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब आते हैं हम ऊपर, अब हम ऊपर से जाएंगे, है ना, तो अब मजा आएगा। ऊपर से सर कुछ नहीं है, अब जो है ये थोड़ा सा फालतू का ज्ञानबाजी दिया हुआ है ऊपर, है ना। सबसे पहले बोलता है रिस्क, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन टू रिस्क है।
आई थिंक अब तक तुम्हें रिस्क के बारे में समझ में आ गया होगा, बिजनेस को कैसे डील करना है, कौन कौन से रिस्क होते हैं, रिस्क कौन कौन से टाइप होते हैं, रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करना, रिस्क को कैसे सोचना, है ना। ठीक है। अब सबसे पहले क्या बोलता है, रिस्क जो वर्ड डिराइव हुआ है राइजो से हुआ है ना। अब ये तो तुमको पता ही होगा, है ना। तो ये पूरा ज्ञानबाजी दिया हुआ है कि राइजो से डिराइव हुआ है, सब देख लो, पढ़ लेना है यहाँ। आगे क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो रिस्क है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सर ये रिस्क से, है ना, या तो बिजनेस को फायदा होगा या तो नुकसान होगा। मतलब ही अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज एन मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क इज नथिंग बट व्हाट अनसर्टेनिटी एंड इट्स इम्पैक्ट, है ना, इम्पैक्ट ऑफ आउटकम इज नथिंग बट व्हाट अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, है ना, कितना अनसर्टेनिटी है और उसका इम्पैक्ट कितना होगा। सर मतलब ये सर ये प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस में ही आ रहा है क्या सर हर चीज? हाँ भाई हाँ, वही चीज बोल रहा है घड़ी घड़ी, और कुछ नहीं है ना। फिर वही बोलता है, अब देखो क्या बोलता है, एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी एंड अवॉइड, है ना, टर्न इनटू एडवांटेज। सर जहां खतरा है वहां हम है। स्टार्टअप क्या बोलते हैं, है ना, स्टार्टअप बोलते हैं जहां अपॉर्चुनिटी है वहां स्टार्टअप खुलेगा, जहां अपॉर्चुनिटी है वहां स्टार्टअप खुलेगा, बस वही है। जहां खतरा है वहां रिस्क है, वहां हम है, हम वहां रिस्क मैनेजर बैठा है, अब हम बैठे हैं कंट्रोल करने को, है ना, बस वही है। अब इधर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एयरटेल का क्या हुआ था कि जैसे जियो लॉन्च हुआ, एयरटेल वाज कंप्लीटली स्टटर्ड, एयरटेल के शेयर प्राइस गया। जब से जियो ग्रो होना चालू हुआ, एयरटेल की फट गई पूरी, है ना। तो अब एयरटेल को पता नहीं था कि इतना लार्ज इम्पैक्ट आएगा साहब, करेक्ट, उसके लिए अनसर्टन था साहब, करेक्ट। तो वही बोला है ना, जब इधर इधर वही बोला है, रिस्क अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन ऑकरेंस एंड अननोन कॉन्सिक्वेंसेस इफ if risk event were to occur, है ना, रिस्क इवेंट were to occur। आगे बोलता है कि रिस्क आर दोज अनसर्टेनिटीज ऑफ आउटकम, रिस्क वो अनसर्टेनिटी है आउटकम का, वेदर एन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अराइजिंग आउट ऑफ द एक्शंस और इवेंट। वही मैं बोल रहा हूँ, वही बोलना चाह रहा है कि रिस्क अराइजेस फ्रॉम द डिसीजन, वही बोलना चाह रहा है कि रिस्क अराइज होगा, डिसीजन लिए उसी से रिस्क अराइज होगा। फिर आता है तुम्हारा बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है, अपन आते हैं 1.2, एक से ना मैं इंडेक्स से मैप कर लेता हूँ। 1.1 हो गया है तुम्हारा ये, मीनिंग ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क मिटिगेशन कंट्रोल, डेफिनेशन ऑफ रिस्क एज पर ऑक्सफोर्ड, है ना, डेफिनेशन ऑफ रिस्क एज पर ऑक्सफोर्ड नीचे आएगा आई थिंक, है ना। ठीक है, हाँ ये रहा डेफिनेशन ऑफ रिस्क एज पर ऑक्सफोर्ड, है ना, नीचे आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है, मैं कहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि organization thus face an uncertainty and they are not able to, है ना, precisely determine the likelihood and impact of the potential event, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन को अनसर्टेनिटीज आएगी, करेक्ट, बट वो जरूरी नहीं अनसर्टेनिटी आई तो वो इम्पैक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बता पाएंगे कि भैया इतना इम्पैक्ट होगा मेरे पे, है ना। तो वो ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत होती है। फिर बोलता है रिस्क मिटिगेशन कंट्रोल, रिस्क मिटिगेशन कंट्रोल के बारे में बोला गया है, आइडेंटिफाई करो, है ना। मैंने तुमको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने लेक्चर में भी स्टार्ट जब किया था तो मैंने तुमको एक डायग्राम दिखाया था, ये डायग्राम दिखाया था। तो इसमें क्या बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअसली उसको अपने चीजों को मॉनिटर करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, उसको अपने दायरे से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। सर इसलिए इधर एग्जांपल दिया फ्रॉग इन वेल सिंड्रोम। फ्रॉग इन वेल सिंड्रोम मतलब क्या सर, एक अगर फ्रॉग उसके अगर कुएं में रहेगा, इफ द फ्रॉग इज विद इन द वेल इटसेल्फ इट विल नॉट बी एबल टू सी कि व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इट इज फेसिंग, व्हाट टाइप ऑफ रिस्क इट इज फेसिंग इफ आई एम इटसेल्फ व्हाट। दुनिया क्या है मेरे को पता ही नहीं पड़ेगी ना, अगर मैं छोटे से तालाब में रहा तो, या छोटे से इसमें रहा तो वो बाहर निकल के देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा, करेक्ट। बस वही बोला गया। सर ब्लैक सॉन इवेंट के बारे में तुमको बताया था मैंने, ब्लैक सॉन इवेंट मतलब वो जो कभी कभी होता है ना, वंस इन अ वाइल कभी कभी दिखता है, वही बोला गया। सर डेफिनेशन ऑफ रिस्क ऑक्सफोर्ड दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड ने रिस्क को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, उसका डेफिनेशन दिया है, पढ़ लेना, ठीक है। आगे क्या बोलता है सर, रिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क का इस पे एमसीक्यू आ सकता है, रिस्क का जो आउटकम होगा वो या तो मेरे लिए फायदेमंद होगा या तो नुकसानदायक होगा। रिस्क का जो आउटकम होगा या तो मेरे को फायदा होगा या तो नुकसान होगा, दो ही चीज हो सकती है, फायदा होगा या तो नुकसान होगा। बट ऐसा कुछ होगा जो टेंजिबल होगा, ऐसा कुछ होगा जो टेंजिबल होगा। और और क्या बोलता है, जो कॉन्सिक्वेंस आएंगे रिस्क की वजह से, ये है ना, आ सकता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस दैट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ रिस्क,
है ना, तो ये तुमको लिखना पड़ेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस आइदर इट इज ऑन अ हेल्थ, सोशल स्टेटस, इमोशनल वेलबींग, फाइनेंशियल वेल्थ, है ना, रेपुटेशन, गुडविल, ये सब की वजह से तुमको ये इसका क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, किसकी वजह से, रिस्क की वजह से, रिस्क की वजह से। ठीक है, अब इधर एक एग्जांपल दिए हैं जहां पे ये बोलता है लेस रिस्क वर्सेस मोर रिस्क, ये भी केस स्टडी दे सकता है ना, तो क्या बोल देगा कि एक केस स्टडी दिया है कि प्रेजेंट सिचुएशन वेयर यू कंपेयर लेस रिस्क वर्सेस मोर रिस्क, मतलब एक ही सिचुएशन बताओ जो उसको मॉडिफाई करके बताओ, उसमें लेस रिस्क कब रहेगा, मोर रिस्क कब रहेगा। सर एग्जांपल देता हूं तो आप समझिएगा। सर इसमें पहला एग्जांपल बोलता है कि मछुआरा मछली मारने गया, मछुआरा मछली मारने गया, ठीक है, नॉर्मल मछली मारने गया, रिस्क कम है। बट मछुआरा बारिश में मछली मारने गया साहब, मछुआरा बारिश में मछली मारने गया, रिस्क ज्यादा है ना। दूसरा बोलता है सर एक बच्चा क्लाइंबिंग अ विंडो, और बच्चा क्लाइंबिंग अ विंडो, है ना, विंडो पेन, रिस्क कम है वैसे, बट अब बच्चा घर पे अलग है और विंडो पैनल पेन क्लाइम कर रहा है। सर घर पे अकेला बच्चा वो भी क्लाइम कर रहा है, रिस्क बढ़ गया। बस वही बोला है, कंपेयर किया है सर, कमती रिस्क वर्सेस ज्यादा रिस्क, है ना, दो चीजों को कंपेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है आईसीआई की डेफिनेशन सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए, है ना, तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा उसके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क है। अपन ऑडिट में भी पढ़ते हैं 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ अ डेवलप्ड स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इट्स रिलेवेंट इंटरनल कंट्रोल, है ना। ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा उसके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क है ना, तो 315 के हिसाब से सिग्निफिकेंट रिस्क बोला गया है। ईआरएम के बारे में तुमको बताया था एंटरप्राइज रिस्क, ईआरएम के बारे में तुमको बताया था एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट, ओवरऑल लेवल पे हम रिस्क को मैनेज करेंगे, है ना, ओवरऑल लेवल पे तुम रिस्क को देखो, एंटरप्राइज लेवल पे तुम रिस्क को देखो और देखो कि भैया उसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ईआरएम के बारे में बोला है ना। फिर एसएस डेफिनेशन ऑफ 315 फॉर अ बिजनेस रिस्क, है ना, ऐसे का डेफिनेशन दिया गया बिजनेस रिस्क के लिए कि ऐसे 315 बिजनेस रिस्क को कैसे डिफाइन करता है, ये पढ़ लेना, मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा, लाइन टू लाइन नहीं जाऊंगा, है ना। अब डेफिनेशन है भैया, पढ़ लो। अब आते हैं सर, ये होता है टेबल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रिस्क, आईटी रिस्क एंड ऑडिट रिस्क। फिर ये टेबल दिया गया है जहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। अरे बहुत बढ़िया, पढ़ लो, खुद से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा खुद से पढ़ना पड़ेगा भाई। डेफिनेशन है क्या पढ़ो भाई, रिस्क भी ये बोलते हैं खत्म, आया ये बोलता है, अरे भाई बोलता है तो बोलता है, उसके हिसाब से रिस्क ये है खत्म। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में बोलेगा तो डेफिनेशन दे देगा, तो ये डेफिनेशन दे दिया, तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, अब तुम ढूंढते रहोगे। अब तो मैंने क्या कर दिया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आईएसओ गाइडेंस, अब बोलेगा कि आईएसओ गाइडेंस के हिसाब से डेफिनेशन क्या है। अब देखो अटपटे नाम रहेंगे तो तुम वैसे ही नहीं ढूंढ पाओगे। तो इधर पॉल हॉकिंस है, पॉल हॉकिंस 1.16 पे भी है और ये इधर भी है। पॉल हॉकिंस अपन ने 1.16 में देखे थे, याद करो, याद सर क्या करे थे, और भाई उसने 3 टाइप के बोला नहीं था कि हमारे को रिस्क है, कंट्रोल रिस्क, फिर बोला था उनने, है ना, प्रोसेस के बारे में, है ना। अब देखो 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 दिखाता हूँ, ये देखो ये रहा पॉल हॉकिंस, है ना, प्योर रिस्क, अपॉर्चुनिटी रिस्क, है ना, 3 बार रिस्क के बारे में बोला था, कंट्रोल रिस्क, अपॉर्चुनिटी रिस्क और प्योर रिस्क। आ गया 1.16, है ना। सीधा क्या किया मैंने, यहाँ से गया मैं, कहाँ गया, पॉल हॉकिंस 1.16 करेक्ट, आ गया पॉल हॉकिंस के बारे में। अब मैं था कहाँ पे, 1.15 पे, है ना, 1.15, है ना। तो मैं तुमको टेबल के बारे में बता रहा था, टेबल के बारे में दिया गया भैया, रिस्क पढ़ लो उसके बारे में। और अगर तुमको करना है यहाँ पे लिख देना तुम 1.15, है ना, ठीक है, 1.15, सॉरी यार हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर बोलता है बेसिल 2, ये सब के बारे में तुमको रिस्क दिया है, ये पढ़ लेना, ठीक है। फिर वही बोला ऐसे 315 के बारे में कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल पर रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है रिस्क जो है, रिस्क जो है वो एक सबसेट है किसका, रिस्क जो है वो एक सबसेट है अनसर्टेनिटी का। रिस्क इज ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब क्या, ये जो बड़ा वाला गोला दिख रहा है बाहर वाला, ये अनसर्टेनिटी है, और जो छोटा वाला गोला दिख रहा है अंदर वाला, ये रिस्क है। छोटा वाला जो गोला दिख रहा है अंदर का, वो रिस्क का है, बस वही बोलना चाहता है। रिस्क अराइज होता है अनसर्टेनिटी के वजह से ही, रिस्क जो अराइज होता है अनसर्टेनिटी के वजह से ही, ठीक है। इस बंदे का नाम ध्यान में रखना, ये इस बंदे ने बोला था, ठीक है। आगे सर फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या, सर फाइनेंशियल रिस्क मैंने वही बताया था तुमको, आगे भी बताया था, पहले बताया था, याद है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या, कि कंपनी के पास पैसा है ना, देखो क्या बोलता है फाइनेंशियल रिस्क मतलब फाइनेंसिस को मैनेज नहीं कर पा रही है, या तो कम हो या तो ज्यादा हो, या तो कम हो या तो ज्यादा हो, या तो अगर उसको, अब इसको नेस्डेक, नेस्डेक ने क्या बोला है सर, नेस्डेक स्टॉक मार्केट क्या बोलता है, द कैश फ्लो ऑफ द इशूअर इज नॉट एबल टू मीट
इज नॉट एबल टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, है ना, एडिक्वेट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को वो मीट नहीं कर पा रहा है, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल रिस्क, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। अब सर क्या होता है कि हर आदमी का अपना अपना एक रिस्क एपेटाइट होता है, कोई रिस्क एवर्स रहता है ना, हर एक टाइप के पर्सन रहते हैं, तीन प्रकार के पर्सन रहते हैं, मैंने पहले ही बोला था, है ना। एक रिस्क एवर्स रहेगा, एक रिस्क एवर्स रहेगा, एक रिस्क न्यूट्रल रहेगा और एक रिस्क सीकिंग रहेगा, तीन प्रकार के पर्सन रहते हैं, है ना, करेक्ट। तो उस पर्सन के हिसाब से अब देखो, मैं अगर रिस्क एवर्स पर्सन हूँ, मैं रिस्क एवर्स पर्सन हूँ, मतलब मेरी फटती है ना, मतलब मैं डेट पे इन्वेस्ट करूंगा, मतलब मैं चाहूंगा कि मैं ट्रेजरी बॉन्ड खरीदूं। बट जबकि अगर मैं रिस्क सीकिंग पर्सन हूँ, मैं रिस्क सीकिंग पर्सन हूँ, तो मैं भैया जिगरा आदमी, अपना जिगरा आदमी अपन कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ऑप्शंस में इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट। अब इधर एक जनरल सा चीज बोला गया है कि भैया रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, बस वही बोला गया है ना। अब अगर तुम फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुमको ये सब चीजों रिस्क का ध्यान रखना जरूरी है, बस वही ज्ञान दिया गया है कि ये सब रिस्क का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें एमसीक्यू आ सकता है सर, व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ फाइनेंशियल मार्केट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड, है ना, तो देख के तुमको यहाँ पे जाना है, ढूंढना है, खत्म। अब आता है सर रियल टाइम रिस्क, एक बहुत सही चीज है रियल टाइम रिस्क। सर रियल टाइम रिस्क का मैंने केस स्टडी डाला था, तो केजीएन ग्रुप था, केजीएन ग्रुप ने क्या हुआ था कि उसने टेक्नोलॉजी बेस्ड वो बोलता था कि हम अल्गोरिदम पे खेलेंगे और हमारा जो ट्रेडिंग होगा वो अल्गोरिदम पे चलेगा। तो भैया जी वो अल्गोरिदम पे ही खेल खेल गया, क्या खेल गया सर, उसको 400 करोड़, 400 करोड़ है ना, सॉरी 400 मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर का लॉस हो गया, 400 मिलियन डॉलर का लॉस हो गया, है ना, रियल टाइम रिस्क, रियल टाइम में लॉस होगा, फटाफट पत्ता ही नहीं पड़ा, ऑन रियल टाइम बेसिस 30 मिनट्स में इसको लॉस हो गया, 30 मिनट्स में इसको कितने करोड़ का लॉस हो गया, 400 करोड़ का लॉस हो गया, दिस वाज ऑन अकाउंट ऑफ रियल टाइम रिस्क, है ना, ये रियल टाइम रिस्क है, करेक्ट। अब आता है ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी एडवाइजरी सर्विसेज, ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ सेफ्टी एडवाइजरी सर्विसेज। अब इसमें क्या बोलता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एडवाइजरी, ये भी वही बात बोलता है कि प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस, घूम फिर के सब उसी पे आ जाते हैं कि रिस्क आता है प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंस में, ठीक है। अब इधर बात करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क के बारे में, है ना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क के बारे में मतलब कि वल्नरेबिलिटी थ्रेट है, पोटेंशियल दैट इज गिवन टू थ्रेट and exploit the vulnerability of a group of an asset and thereby cause a harm to an organization, है ना। तो सिक्योरिटी रिस्क में वही मैंने तुमको बताया था कि सिक्योरिटी की वजह से रिस्क है ना, नीचे तुमको बता दिया था, नीचे कवर कर दिया था। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है सर, इकोनॉमिक रिस्क मतलब होता है कि कुछ मैक्रो कंडीशंस चेंज हो गए, कुछ मैक्रो कंडीशंस चेंज हो गए, जैसे कि है ना एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब चेंज हो गया सर, एनवायरनमेंट है, उस वजह से जो रिस्क आया है उसे कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क, उस वजह से जो रिस्क चेंज आया है उसे कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। सर इकोनॉमिक रिस्क ये चेंज होने से क्या इम्पैक्ट आएगा सर, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, इकोनॉमी में डिस्ट्रप्शन आ सकता है, जॉब लॉस हो सकती है, इमरजेंसी सिचुएशंस आ सकता है कि केएमपी पर्सन का जॉब लॉस हो सकता है ना, पॉलिटिकल रिजीम चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब, कुछ भी हो सकता है ना, इकोनॉमिक रिस्क। फिर इसमें जो तुमको इधर दिया है ना, ओएचएसएस में, ओएचएसएस में है ना, तुमको एक भोपाल के स्ट्रेटेजी का एग्जांपल दिया है सर, क्यों दिया है, क्योंकि इधर हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भोपाल के स्ट्रेटेजी में 3000 लोग ऑलमोस्ट डाई हो चुके थे, 3000 लोग ऑलमोस्ट डाई हो चुके थे जिनको हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज आया था, उसके बारे में बस एग्जाम्पल दिया गया है ना। फिर क्या बोलता है ना, तो एनवायरमेंट रिस्क असेसमेंट क्या बोलता है, एनवायरमेंट रिस्क असेसमेंट मतलब ही कि रिस्क रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट कॉज्ड बाय केमिकल सब्सटेंस, है ना। एनवायरमेंट रिस्क असेसमेंट में मतलब बोलना चाहता है कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से एडवर्स रिस्क आया था उसे ही हम एनवायरमेंटल रिस्क असेसमेंट एक प्रोसेस है ना, उसके बारे में बोला गया है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क कौन कौन से रिस्क रिलेटेड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिस्क से, तो इधर एक बोला गया है आईटी रिस्क इन्वॉल्व है ना, आईटी रिलेटेड रिस्क, साइबर रिस्क, दिस आर द रिस्क व्हिच आर रिलेटेड टू व्हाट, दिस आर द रिस्क व्हिच इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन से रिस्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क, साइबर रिस्क, ये सब तुम्हारे रिलेटेड है, ठीक है। फिर अब आता है, अब हाँ, कोई भी चीज तुम करते हो, है ना, कोई भी चीज तुम करते हो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, सर अगर पॉजिटिव फीडबैक रहा तो तुम करोगे, नेगेटिव फीडबैक रहेगा तो नहीं करेंगे, करेक्ट, बस वही है। फिर आगे बोलता है तुम्हारा द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट इज एडवर्स ऑफ रिलायबिलिटी, है ना। अब रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट, अब मैं एक टेबल पे आ जाता हूँ सीधा नीचे, टेबल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, ये इस पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये टेबल क्या बोलता है सर, ये टेबल बोलता है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ते हैं,
जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको कौन कौन से रिस्क फेस कर सकते हैं सर, कौन से एरियाज में कैसे फेस करेंगे सर, एग्जांपल दो। ये बहुत सही चीज लगा मेरे को टेबल। सर एचआर, सर अगर एचआर अच्छा पर्सन नहीं रहा, एचआर एचआर अगर मान लो सी निकला है ना, अगर एचआर में दम नहीं रहा, एचआर फालतू पर्सन निकला, तो एम्प्लॉय मोरल बूस्ट नहीं होगा, टैलेंट रिटेंशन नहीं होगा, लोग छोड़ के जाएंगे है ना, वो रिटेन नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉय एचआर का वही काम होता है। दूसरा बोलता है सर सेल्स एंड मार्केटिंग अगर अच्छे से नहीं हुआ है ना, तो कस्टमर लॉयल्टी नहीं आएगा, कस्टमर रिटेन नहीं होगा। बस उसी प्रकार से बोला है। ट्रेजरी सही नहीं रहा तो लो इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो ये सब तुम्हारे को बिजनेस फंक्शंस दिए हैं, अगर ये फंक्शंस अगर तुम्हारे ढंग से नहीं रहे तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा वो तुमको सोचना है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ केस स्टडी और एन एमसीक्यू ऑन दिस, है ना। तो ये कॉर्पोरेट फंक्शंस है, उसमें उसमें कौन से रिस्क एरियाज हैं या इसके अलावा दे देगा। तो ये तुम कहीं दूसरी केस स्टडी में भी चिपका सकते हो कि भैया अगर कंपनी इज फेसिंग अ, कंपनी डज नॉट हैव फाइनेंशियल और अकाउंट, तो उसमें ये रिस्क हो सकता है ना। तो कोई रिलेशन आया तुमको समझ में नहीं आया क्या लिखना है, तो इसको भी जनरल पॉइंट में तुम इंक्लूड कर सकते हो कि भैया ये जो चीज है ना, यहाँ पे रिस्क आ सकता है। आई थिंक हमारा चैप्टर नंबर 1 इज कम्प्लीटली डन नाउ। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 1 का एक बार से फटाफट 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 ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा अभी, है ना। हमेशा मैं जब भी लेक्चर खत्म करूंगा एक ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन से, है ना। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि रिस्क का टर्म कहाँ से आता है, रेजो का मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क व्हिच इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इंपैक्ट ऑफ आउटकम। फिर हमने बोला कि एक एयरटेल का एग्जांपल दिया था, एयरटेल को कैसे रिस्क फेस हुआ था, है ना। रिस्क हमेशा अनसर्टेनिटी से आती है, अनसर्टेनिटी एक बड़ा टर्म है। फिर हमने रिस्क का कई डेफिनेशन देखा, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा तुमको रिटर्न मिलेगा। फिर हमने ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन देखा है ना, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन देखा है ना। तो अपने ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन पढ़ा, है ना, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से डेफिनेशन पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि डेफिनेशंस कई सारे डेफिनेशंस है ना, सिग्निफिकेंट रिस्क, ईआरएम, है ना, बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि कई जो आईटी रिस्क है, ऑडिट रिस्क है, उसके तीनों के डेफिनेशंस देखे, है ना, तीनों के डेफिनेशंस देखे। और कई हमने पढ़ा आईसीआई, है ना, आईएसओ गाइडेंस, है ना, ये सब के तुमको बोला कि मैंने तुम डेफिनेशंस पढ़ लो। ठीक है, आईएसओ गाइडेंस और 315 के बारे में बताया। फिर मैंने तुमको बताया कि रिस्क और अनसर्टेनिटी का क्या रिलेशन है, रिस्क और अनसर्टेनिटी का क्या रिलेशन है, फाइनेंशियल रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया नेस्डेक के द्वारा, फाइनेंशियल रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया है किसके द्वारा, नेस्डेक के द्वारा। फिर हमने पढ़ा कि ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ हजार्ड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड सेफ्टी में हमने एक दो एग्जांपल देखे। सबसे पहले एग्जांपल देखा कि जो भोपाल की स्ट्रेटेजी का हमने एग्जांपल देखा, करेक्ट, है ना। इकोनॉमिक रिस्क का हमने एग्जांपल देखा कि इकोनॉमिक रिस्क से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी में, है ना, क्या क्या चीजें चेंजेस होगी, क्या क्या इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा। फिर हमने उसके बाद उसमें देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बेसिस पे तुम डिसीजन लेते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल के बारे में मैंने बात किया है ना, टेबल एट द एंड, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल के बारे में मैंने बात किया कि जो कॉर्पोरेट को कौन कौन सा रिस्क फेस होता है और उसका रिस्क एरियाज क्या है। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को हमने 4 प्रकार से बांटा है, बिजनेस रिस्क, इंटरनल एक्सटर्नल, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। इंटरनल को हमने 3 प्रकार से फर्दर बांटा है, ह्यूमन, टेक्नोलॉजिकल और फिजिकल। फिर एक्सटर्नल को बोला कि इकोनॉमिकल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर के बेसिस पे। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का हमने एग्जांपल दिया। अनकंट्रोलेबल के लिए हमेशा अपन कंटिजेंसी प्लान बनाएंगे। और ये अनकंट्रोलेबल रिस्क क्या होता है, अनइंश्योरेबल होता है। कोसो कोसो क्या बोलता है भैया, कोसो ने 3 प्रकार से रिस्क बोलता है, वो होता है ऑपरेशनल या तो फाइनेंशियल और कंप्लायंस रिस्क, है ना। तीनों का अपन ने मतलब देखा। इनहेरेंट रिस्क और रेसिडुअल रिस्क मैंने तुमको मतलब बताया था, एग्जांपल दिया था क्लास में मास्टर जी का। फिर बोला था आईसीएस स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, आईसीएस स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट क्या बोलता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले बोलता है स्ट्रेटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, तीनों का मतलब समझे अपन ने। और नॉलेज रिस्क 4 प्रकार से बांटता है ना, चारों के अपन ने मतलब समझे। फिर अपने देखा ओपन ग्रुप्स, ओपन ग्रुप स्टैंडर्ड, और ये प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्फिडेंस सबसे बढ़िया चीज था, मजा आ गया यहाँ पे, है ना। इसको अपन ने कितने प्रकार से बोला सर, ये 4 प्रकार से। और सर फ्रीक्वेंसी कितने प्रकार से, सर 5 प्रकार से। उन दोनों के बेसिस पे जो आउटकम आएगा वो होगा मेरा ये, है ना, लो लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क, एक्सट्रीमली हाई रिस्क। फिर हमने देखा आईसीए गाइडेंस और रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, जिसमें मैंने तुमको ये इसके बारे में बताया, करेक्ट। यहाँ पे मैंने तुमको बताया कि सॉरी, है ना, यहाँ पे अपन ने देखा बढ़िया सा डायग्राम देखा कि यहाँ पे अपन कैसे शिफ्ट होगा, रिस्क को कैसे शिफ्ट करना, कौन से तुम्हारा रिस्क एपेटाइट होगा, पहले उसके बेसिस पे रिस्क एपेटाइट डिसाइड करो और उसके बेसिस पे तुम कंट्रोल स्कोर डेवलप करो। अब जनरली यहाँ पे एक चीज बताने का रहेगा कि आईसीआई जनरली स्कोर मेजर पे जाती है ना, स्कोर 4 पे जाती है। तो अगर तुमको समझ में नहीं आया तो तुम ये लिख दो स्कोर, और आफ्टर राइटिंग द आंसर यू राइट दैट इट इज बेस्ड ऑन असेसमेंट, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट एंड मे डिफर। ठीक है। फिर बोलता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बारे में हमने देखा कि अनसर्टेनिटी एक बड़ा टर्म होता है। अगर अनसर्टेनिटी कन्वर्ट होगी है ना लॉसेस में, तो वो मेरे लिए रिस्क है।
ठीक है। फिर हमने वीयूसी के बारे में बात किया। वीयूसी में हमने सबसे पहले देखा क्या, वॉलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, वॉलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी के बारे में बात किया। फिर हमने आगे बात किया किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क को हमने क्लासिफाई किया सबसे पहले पॉल हॉकिंस ने। पॉल हॉकिंस से कितने प्रकार से बांटा है बेटा, 3 प्रकार से बांटा है। सबसे पहला हैफाजार्ड रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रिस्क। कंट्रोल रिस्क को ही हम अनसर्टेन रिस्क कहते हैं, हैफाजार्ड रिस्क को प्योर रिस्क कहते हैं, और अपॉर्चुनिटी रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क को कहते हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। अपॉर्चुनिटी रिस्क में मैं तुमको रिलायंस का एग्जांपल दिया था। कंट्रोल रिस्क मतलब पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्योर रिस्क मतलब लॉस, नो लॉस और लॉस इज जीरो। प्योर रिस्क में सबसे पहले हमने फर्दर उसको क्लासिफाई किया था। सबसे पहले बोला था पर्सनल रिस्क, पर्टिकुलर पर्सन को है ना, सॉरी, पर्सन की वजह से, है ना। फिर बोलता है प्रॉपर्टी रिस्क, लाइबिलिटी रिस्क, लाइबिलिटी आ गया कंपनी का। फिर बोलता है फंडामेंटल रिस्क। फंडामेंटल रिस्क मतलब क्या सर, बियॉन्ड कंट्रोल, एग्जांपल मैंने दिया था अर्थक्वेक का, वॉर का। पर्टिकुलर रिस्क मतलब पर्टिकुलर पर्सन को। डायनामिक रिस्क मतलब ओवरऑल, है ना, डायनामिक रिस्क मैक्रो लेवल पे। कंट्रोल रिस्क मतलब कंट्रोल फेवर। अपॉर्चुनिटी रिस्क में मैंने बोला था टू मेन एस्पेक्ट्स। अपॉर्चुनिटी हमने एग्जांपल दिया था, अपॉर्चुनिटी है सर वो, बट अपॉर्चुनिटी को गड़बड़ ना कर दे। फिर हमने बोला था स्पेकुलेटिव रिस्क, है ना। स्पेकुलेटिव रिस्क हम जनरली क्यों करते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क हम इसलिए करते हैं ताकि हमको फायदा हो, है ना। ये कहाँ गया यार इसमें, सॉरी, नीचे, हाँ। स्पेकुलेटिव रिस्क जनरली हम इसलिए करते हैं ताकि हमको फायदा हो। फिर हम बोला मैंने स्टैटिक रिस्क मतलब क्या, स्टैटिक मतलब क्या सर, कुछ भी चेंज नहीं हो इकोनॉमी तो कौन सा रिस्क है। डायनामिक रिस्क के बारे में बता दिया, ये अपन एग्जांपल कवर किया था। फिर अपन आए थे टाइप ऑफ रिस्क में, इधर मैंने एक स्टार्टअप का एग्जांपल दिया था, स्टार्टअप कैसे काम करता है, टैलेंट को कैसे रिटेन करता है, बोलते हैं प्रमोशन करो। फिर हमने वेबोपीडिया के हिसाब से डेफिनेशन देखा था, है ना। वेबोपीडिया क्या डेफिनेशन देता है, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, कौन से कंट्रोलेबल है, कौन से कंट्रोलेबल नहीं है, उसके बारे में देखा। फाइनेंशियल रिस्क मतलब अभी मैंने तुमको बताया था कि कंपनी के पास अनेबल टू मैनेज एक्सेस और शॉर्ट फाइनेंस। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या, अनविलिंगनेस टू पे। लिक्विडिटी रिस्क मतलब कंपनी में लिक्विडिटी नहीं है ना, इनएबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट्स एज द फॉल ड्यू, वहां पे दिक्कत आ रहा है। लिक्विडिटी रिस्क हमने फर्दर डिवाइड किया फंडिंग रिस्क और ट्रेडिंग रिस्क में। फंडिंग रिस्क मतलब क्या सर, फंडिंग नहीं उठा पा रही है। ट्रेडिंग रिस्क मतलब माल नहीं बेच पा रही है। मार्केट रिस्क मतलब क्या, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। it is caused on adverse change in the market vulnerabilities। ऑपरेशनल रिस्क मतलब क्या, ऑपरेशनल डे टू डे पीपल प्रोसेस सिस्टम फेलियर्स की वजह से हो रहा है ऑपरेशनल रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब कैसा, स्ट्रेटेजी बनाया बट फेल हो गया। कंप्लायंस रिस्क मतलब कंप्लाई नहीं कर पा रहा रूल्स लॉस एंड रेगुलेशंस के द्वारा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी रिस्क मतलब क्या सर, रेगुलेटरी, मैंने इसको रिमेंबर करने के लिए टेक्निक बताया था। रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन सी है उसके बारे में सोचो, फिर तुमको देखो कौन कौन से रिस्क है। रेपुटेशन रिस्क मतलब सर तुम्हारी कंपनी की इज्जत लूट गई है। सर लीगल रिस्क मतलब क्या, लीगल रिस्क राइजेस ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर ऑफ अ स्टैट्यूटरी और लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब क्या, चेंज इन इंटरेस्ट रेट हो रहा है उस वजह से। सर फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क मतलब क्या सर, एडवर्स रिस्क ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। ये किसका पार्ट है, ये मार्केट रिस्क का पार्ट है। मैनेजमेंट रिस्क मतलब क्या, मैनेजमेंट रिस्क मतलब रिस्क ऑफ अ मैनेजमेंट ऑफ अ इंटरफेरेंस, है ना सर। मैनेजमेंट सही आदमी नहीं है सर, इनकरेक्ट मैनेजमेंट है, एक्सेसिव इंटरफेरेंस है, ये जो मैनेजमेंट रिस्क। स्टाफिंग रिस्क मतलब क्या, राइट पर्सन एट राइट प्लेस नहीं है। टेक्नोलॉजी रिस्क मतलब टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इस वजह से जो रिस्क आ रहा है टेक्नोलॉजी रिस्क है। फिर मतलब बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क, सर बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, इनएबिलिटी टू रिस्टोर द ऑपरेशन इमीडिएटली। इंफॉर्मेशन डेटा सिक्योरिटी रिस्क मतलब रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, सो जैसे आता है इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी रिस्क। कंट्री रिस्क मतलब क्या, कंट्री में मूव हुआ उसमें जो रिस्क आ रहे हैं, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, उस वजह से जो रिस्क आ रहा है वो कंट्री रिस्क में आएगा। सर फ्रॉड रिस्क में मैंने सिटी में एग्जांपल दिया, सर फ्रॉड हुआ है, कंट्रोल फेलियर्स हुआ है, वो फ्रॉड रिस्क में आएगा। सर प्राइस मतलब क्या, एडवर्स मूवमेंट हुआ सर मार्केट प्राइस में, उस वजह से प्राइस में जो चेंजेस आए हैं उस पर प्राइस रिस्क कहेंगे। प्रोसेस रिस्क मतलब क्या सर, ऑपरेशनल रिस्क है ना, पीपल प्रोसेस सिस्टम फेलियर्स की वजह से हो रहा है। सिक्योरिटी मतलब क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रेट ऑन सिक्योरिटी ऑफ समथिंग, सिक्योरिटी की वजह से जो रिस्क आ रहा है वो सिक्योरिटी रिस्क में आएगा। गवर्नेंस रिस्क मतलब क्या, अनएथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस या गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की वजह से जो रिस्क आ रहा है उसे गवर्नेंस रिस्क में कहेंगे। और सेफ्टी रिस्क में जो सेफ्टी नहीं हो पा रही है ना, इलनेस, है ना, इलनेस, डेथ, है ना, जो भी सेफ्टी अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है उसमें जो उसकी वजह से जो रिस्क आ रही है उससे कहेंगे क्या, सेफ्टी रिस्क। यहाँ पे हमारा समरी खत्म होता है चैप्टर नंबर 1। आई थिंक तुमको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, है ना। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर 100% कंप्लीट होता है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर नंबर 1 आई वुड लाइक टू से फ्यू थिंग्स। नंबर 1, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। नंबर 2, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इट इज वेरी मच इफेक्टिव, वी डिस्कस लॉट ऑफ केस स्टडीज देयर, है ना। केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, डेली एक केस स्टडी पोस्ट होती है और स्टूडेंट्स आंसर इट। थैंक्स टू दो स्टूडेंट हु आर पोस्टिंग देयर आंसर ऑन डेली बेसिस एंड वर्किंग रियली हार्ड। आई वुड अप्रिशिएट देम ऑन, अप्रिशिएट की भैया, नथिंग विल स्टॉप यू इफ यू आर वर्किंग हार्ड, कोई तुमको नहीं रोक सकता। नंबर 3, काफी स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे हैं सर लेक्चर इंग्लिश में पोस्ट करो, नहीं यार इंग्लिश में पोस्ट करूंगा तो भैया मेरा फ्लुएंसी नहीं आ पाता है, मैंने पहले भी बोला है, बट इट्स डिफिकल्ट फॉर मी।
ट्राई करो समझने का, कोशिश करने का, बिकॉज बीच में आई ट्राई स्पीक इन हिंदी। अब देखो ऐसे मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉन्शियस हो गया हूँ, कि मैं कॉन्शियस हो गया हूँ, क्यों कॉन्शियस हो गया हूँ, बोल रहे हो कि भी इंग्लिश में बोलो, तो आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना। तो ये होता है। तो आई होप तुमको लेक्चर एंजॉय हुआ होगा, और काफी लोगों के साथ शेयर करो, है ना। नथिंग टू गेन, है ना, ओनली यू विल गेन। मेरा इंटेंशन है अच्छे लोग, अच्छे अच्छे मार्क्स से लोग पास हो, अच्छा मार्क्स स्कोर करे, है ना, बस, और कुछ नहीं। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।